हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और देखो भाई साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक है, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन के बारे में। एक्चुअल में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, म्यूटेशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, म्यूटेशन के किसके क्या एग्जाम्पल है, म्यूटेशन कब होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजन भरे दिमाग में कॉन्सेप्ट होते हैं ना म्यूटेशन से लेकर के, कि बच्चा जो है, जो स्टूडेंट होता है, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं बेस को ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। बट गाइज, म्यूटेशन सबसे प्यारा और सबसे नटखट टॉपिक होता है, ठीक है ना। म्यूटेशन सबसे नटखट टॉपिक होता है, बट बच्चों को पता होना चाहिए कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है, इसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये कहाँ से पढ़ा जाता है और कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो वो सारी की सारी बात आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। एक्चुअली ये आपका वन शॉट लेक्चर रहेगा, इसमें हम आपका सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चाहे आपके टाइप्स हो, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम्पल हो, तो वो सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि लेक्चर आपका लंबा होने वाला है, बट काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है ना। काफ़ी मज़ा इस लेक्चर में आपको आने वाला है, क्योंकि हम काफ़ी नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई साहब, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि म्यूटेशन में एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक तो म्यूटेशन में पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि या तो म्यूटेशन का एग्जाम्पल दे देगा, किसी चीज़ की म्यूटेंट, वेरिएंट, या फिर आपका कुछ किसी भी चीज़ की डायरेक्ट डेफिनेशन देगा और वो डेफिनेशन पूछ लेगा, या फिर आपसे टाइप में से पूछ लेगा, ठीक है ना, या फिर कोई सा कैरेक्टरिस्टिक्स उठाएगा और आपसे पूछ लेगा। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। वो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और अगर म्यूटेशन की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, म्यूटेशन आपको दे दिया, मतलब कोई भी आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो आपका 4 नंबर का होने वाला है। और ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आपके उठाए जाते हैं जेनेटिक्स से एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, ठीक है ना। जेनेटिक्स से एंड आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे 1 बाय 1 के आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी से किस प्रकार से क्वेश्चन उठा सकता है, जेनेटिक्स से किस प्रकार से क्वेश्चन उठा सकता है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। बट इनको हम किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो एक बार 2 बार से म्यूटेशन पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो आपको चाहे आप कोई सा भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म पढ़ो, आपको सबका म्यूटेशन केस पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही एक प्रकार से मैं जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि काश ये एक जो पूरी की पूरी बुक है ये केवल और केवल म्यूटेशन है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको नाम देखने को मिलेंगे, जितने भी नाम होते हैं वे सब म्यूटेशन के ही आधार पर रखे गए हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में म्यूटेशन अलग होता है। यहाँ पर जितना भी 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा वो सारा का सारा मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। वो सारा का सारा यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। इससे फालतू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इतनी बात पता चली। मैंने आई होप आपका काफ़ी सारा टाइम ले लिया है अभी तक। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि सर म्यूटेशन के टाइप हमने देख लिया, म्यूटेशन की डेफिनेशन देख ली, अब हमें कुछ ज़रा इसके बारे में एडवांस बातें बताऊं। तो वही सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो देखो भाई साहब, पहले मैं इस म्यूटेशन को छोड़ करके आपको कुछ अलग से बात बताता हूँ कि एक होता है इवोल्यूशन, एक होता है इवोल्यूशन। किसी ने पढ़ा हो इवोल्यूशन तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो इवोल्यूशन को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इवोल्यूशन में क्या होता है, इवोल्यूशन में भी चेंज होता है, इवोल्यूशन में भी आपका चेंज होता है एंड म्यूटेशन में भी आपका चेंज होता है, ठीक है ना। म्यूटेशन के अंदर भी क्या होगा, म्यूटेशन के अंदर भी आपका चेंज होगा। तो चेंज तो दोनों में हो रहा है। तो इवोल्यूशन किस प्रकार से लगा है, म्यूटेशन किस प्रकार से लगा है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा। देखो भाई साहब, अगर मैं कहूँ कि हमारा जो जन्म, जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है ना, हमारे जो पूर्वज हैं वे बैक्टीरिया थे। आप कहोगे कि सर आप बिल्कुल एकदम गलत बता रहे हो, हमारे पूर्वज तो बंदर थे, ठीक है ना। हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे। तो मैं कहूँगा भाई साहब ये आपने जो है अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब आप थोड़े मैच्योर हो जाओ, बड़े हो जाओ, और अब अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पूर्वज कौन थे, तो ना दिखने वाले बैक्टीरिया आपके पूर्वज हैं, ठीक है ना, ना दिखने वाले बैक्टीरिया आपके
पूर्वज है, इस बात को याद रख लेना। अब आप कहोगे कि सर आप तो बिल्कुल एकदम बेकार पढ़ा रहे हो, हमने मंकी पढ़ा था, हमने बंदर पढ़ा था, डार्विन ने इतनी बड़ी बात की थी कि हमारे पूर्वज जो है बंदर हैं। तो भाई साहब मैं अब आपसे कहूँगा कि बंदर भी तो कहीं से आए होंगे, बंदरों के पूर्वज भी कोई रहेंगे, बंदरों के जो पूर्वज थे उनके जो पूर्वज थे उनके जो पूर्वज थे, अगर लास्ट में आप डिसेंडेंट जा करके देखोगे तो आपको बैक्टीरिया ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि इस बैक्टीरिया से ही आपकी ब्रांच होती है, एक फंजाई में चली जाती है, एक प्लांट में चली जाती है, एक एनिमल में आ जाती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो बात करेंगे बड़े ही ध्यान से, ठीक है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद आ रहा होगा आपको, किसने दिया था, कार्ल बूज ने दिया था, किस प्रकार से दिया था, कब दिया था, बात करेंगे इवोल्यूशन में। तो देखो भाई साहब, अब ये जो बैक्टीरिया से ह्यूमन तक का सफ़र है, ये ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया, ये स्लो हो रहा है। यहाँ पर जो चेंज है ये कैसा है, ये स्लो चेंज है। ये कैसा है, ये आपका स्लो चेंज है एंड कंटिन्यूस चेंज है। याद रख लेना, स्लो चेंज है एंड आपका कंटिन्यूस चेंज है ये, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों में अभी भी चेंज हो रहा है, इंसानों में कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, बट इसका पता हमें अभी नहीं लगने का, इसका पता लगेगा हमें 2-3 हज़ार साल के बाद। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इंसानों के अंदर वो कौन कौन से पार्ट हैं जो डेवलप हो रहे हैं, तो देखो एक पार्ट तो मैं यहीं पर आपको शो करके दिखा सकता हूँ अपने ही उससे, कि आप देख रहे होंगे ना, ये बाल जो है, ये जो माथा है मेरा चौड़ा है, ठीक है ना। तो ये इवोल्यूशन आप देखते होंगे, अगर किसी के यहाँ तक बाल आ रहे हैं ना आगे तक, यानी कि भाई साहब वो इवॉल्व नहीं हो रहा, वो इवॉल्व नहीं हो रहा। इवॉल्व होने की ये अच्छी पहचान है। क्या साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो बंदे इवॉल्व हो रहे हैं ना उनका माथा चौड़ा रहता है, ये माथा आपको चौड़ा मिलने वाला है, ठीक है ना, जो इवॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 1-2 साल जब आप देखोगे 2-3 हज़ार साल के बाद, तो आपको ये जो है फिर बाल यहाँ तक मिलेंगे, अभी यहाँ तक मिल भी रहे हैं, फिर यहाँ तक मिलेंगे, फिर यहाँ तक मिलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि बाल, सिर के ऊपर से बाल हमारे ख़त्म हो जाएंगे, और जो मुंह है, मुंह हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप एलियन देखते हो ना, तो एलियन जो आपको दिखाया जाता है वो एक्चुअली हमारा फ्यूचर है, वो हमारा फ्यूचर है, हम एक प्रकार से वैसे दिखने वाले हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार से अंदाज़ा है, हकीकत नहीं है। बट जब आप AI सिस्टम, AI मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना, उनके अंदर जब आप म्यूटेशन केस की स्टडी करते हो तो वहाँ से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बन करके आता है, तो वही शो करता है, ठीक है ना। तो ह्यूमन के अंदर ऐसे कई सारे, याद रख लेना, कहीं सारे आपके जो है इवोल्यूशन पार्ट चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर से बाल कम हो गए हैं एकदम से, बंदरों के पास बाल थे बट हमारे पास इतने बाल नहीं है, ठीक है ना। हाथों पे देखोगे बहुत कम बाल मिलते हैं, ठीक है ना। अपने शरीर पे देखोगे, कमर पे देखोगे बहुत कम बाल मिलते हैं, लेकिन बंदरों पे आपको बाल ही बाल नजर आएंगे। तो एक प्रकार से हम भी अभी इवॉल्व होते आ रहे हैं, और आज जो हम हैं, याद रख लेना, आज हम जो हैं, अगर मैं 50,000 साल के बाद ये ह्यूमन की स्पेसीज को देखूंगा, रेस को देखूंगा, तो मुझे आज का ह्यूमन में और आने वाले 50,000 साल का जो ह्यूमन रहेगा उसमें धरती आसमान का अंतर नज़र आने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक का सफ़र जो है, ये एक स्लो चेंज है, कंटिन्यूस चेंज आ रहा है, और इस स्लो एंड कंटिन्यूस चेंज को ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, याद रख लेना। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पर म्यूटेशन की, कि भाई साहब म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन आपका तुरंत चेंज होगा, यानी कि एकदम से चेंज होगा। इस चेंज में आपकी सेकंड और मिनट लगती हैं। इस चेंज में क्या होता है, इस चेंज में आपकी सेकंड और मिनट का टाइम लगता है, इस बात को याद रख लेना। अब आप कहोगे कि सर इसका एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल दो, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैंसर है भाई साहब, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप कैंसर याद रख सकते हो। म्यूटेशन का वैसे कोई पढ़ाता नहीं कि म्यूटेशन कैंसर एक प्रकार का कैंसर है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ तो नया पढ़ाएंगे ना, कुछ तो आपको एडवांस में बताएंगे। तो जो कैंसर है आपका एक प्रकार से म्यूटेशन केस ही है, ठीक है ना। तो आइए इस म्यूटेशन केस को ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, एंड ये जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे अपना इवोल्यूशन के अंदर। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर रखी हुई है डेडपूल की, ठीक है ना। हालांकि ये मैंने मूवी का एक्सप्लेनेशन इसकी सुनी थी भाई साहब ने, बट फ़िलहाल में जो है ये मैंने देखी नहीं है,
लेकिन मुझे अच्छी लगी थी, वो एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर ये जो डेडपूल है ये एक प्रकार का क्या है, म्यूटेंट है, एक प्रकार का क्या है, म्यूटेंट है। अब म्यूटेंट क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, वेरिएंट क्या होते हैं, यहीं से स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। तो देखो भाई साहब, इसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो ये कहलाया म्यूटेंट, ये कहलाया म्यूटेंट। अब इसको हम डेडपूल ना कह करके अगर मैं इसको म्यूटेंट बोलूँ कि भाई साहब ये है म्यूटेंट, तो कोई गलत नहीं होने का, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन क्या हुआ, पहले ये अच्छा भला इंसान था, ठीक है ना, पहले ये अच्छा भला इंसान था, अब इसके साथ करा गया खिलवाड़, इसके साथ करा गया खिलवाड़, ठीक है ना। फिल्मों में इतना भी दिखाया जाता है कि इसका यौन शोषण हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर केमिकल भी गिर गए थे, जिससे क्या हुआ, इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, हालांकि बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो उसके अंदर कुछ चेंज हो गया, यानी कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर चेंज हो गया, और चेंज ऐसा हुआ कि भाई साहब ये बन गया बाद में डेडपूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर खैर हम डेडपूल पर तो नहीं चलेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि म्यूटेशन जो होता है, देखो भाई साहब कैंसर भी कोज कर रहा है म्यूटेशन, और एक डेडपूल भी बना रहा है, यानी कि म्यूटेशन आपका बेनिफिशियल भी होता है एंड म्यूटेशन आपका हार्मफुल भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो भाई साहब हम ऐसी ऐसी बात लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है ना, और सही करके इसको देखेंगे। तो देखो भाई, अब आते हैं आपके सामने स्टेटमेंट, और इन स्टेटमेंट को आपको सुनना है। देखो इन स्टेटमेंट को जैसे मैं अपने पिछले लेक्चर में करता आ रहा हूँ कि स्किप कर दूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, ये आपको पढ़ने को दे दूँगा, बाकी जो मुझे समझाने का काम है वो मैं समझा भी सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको ये स्किप करके दे दूँगा। बट यहाँ पर अगर मैं इनको स्किप करूँगा ना, तो भाई साहब ये बेवकूफ़ी होगी आपके मतलब मेरे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे फ़िलहाल में आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि स्टेटमेंट समझो, और स्टेटमेंट समझो क्योंकि यही आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा म्यूटेंट किसको बोलते हैं, आपसे पूछा जाएगा वेरिएंट किसको बोलते हैं, म्यूटाजेंस किसको बोलते हैं, जीन म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, हम इन सब की बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। इस लाइन का क्या मतलब है, तो भाई साहब सबसे पहले लाइन का मतलब ही देखो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले आपको जेनेटिक मटेरियल पता होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया था, न्यूक्लिक एसिड इज ए आवर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, यानी कि वही एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके पास हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि हमको जो है हमारे शरीर का कलर कैसा होना है, हमारे बाल कैसे होने हैं, यानी कि एक प्रकार से ईच एंड एवरीथिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर होती है, उसको ही जेनेटिक मटेरियल बोल देते हैं। और इसके अंदर दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। अगर हम अपने अंदर बात करेंगे तो होता है डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। अगर मैं बात करूं कुछ वायरस के अंदर, यानी कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप एक बात बताओ कि भाई साहब जो म्यूटेशन होगा सबसे जल्दी म्यूटेशन कहाँ पर होगा, डीएनए के अंदर होगा या फिर आरएनए के अंदर होगा। इसके लिए मैं कहूँगा कि भाई साहब वैसे तो मैंने बता रखा है आपको कि जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। अगर आप यूकैरियोटिक की बात करोगे या फिर आप अगर प्रोकैरियोटिक में भी बात करोगे तो वहाँ पर आपको डीएनए ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ वायरस होते हैं, याद रख लेना, सभी नहीं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा म्यूटेशन आपको आरएनए में मिलेगा या फिर डीएनए में मिलेगा। मैं कहूँगा कि भाई साहब मैं इस बात को बताऊँगा, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वैसे यूँ तो मैंने आपको देखो डीएनए के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको डीएनए के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका डीएनए क्या होता है। फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपके तीन इसमें मटेरियल होते हैं। तीन मटेरियल कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड, एक होता है आपका न्यूक्लियोटाइड, दूसरा होता है आपकी एक पेंटोज शुगर, दूसरी क्या होगी, एक पेंटोज शुगर होने वाली है, तीसरे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है ना, तीसरा आपका एक फॉस्फेट ग्रुप होगा।
अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन उठता है कि डीएनए, बताइए कि डीएनए पे जो चार्ज होता है वो किसके कारण होता है। तो डीएनए पे चार्ज होता है फॉस्फेट के कारण, ठीक है ना। डीएनए पे चार्ज किसके कारण होगा, फॉस्फेट के कारण होगा। मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में ये भी बता रखा है कि अगर आपको न्यूक्लियोटाइड के कोई सी चैन दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए यहाँ पर कि आपका डीएनए में किस प्रकार से, याद रख लेना, डीएनए के अंदर हम चार्ज को किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री के में जब मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया तो बता रखा है। एक्चुअली में मैं जो हूँ उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको न्यूक्लिक एसिड देखना है तो आप जो है वहाँ से डायरेक्ट उस पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चली, डीएनए में जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है किसके कारण होता है, फॉस्फेट का। इस पे चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो बता रखा मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में। अब यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ आती हैं, तो देखो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला फॉस्फेट, फिर आता है आपका शुगर, फिर आता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, फिर आता है न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर डीएनए की बैकबोन किसको बोला जाता है, डीएनए की बैकबोन किसको बोला जाता है, तो याद रख लेना फॉस्फेट एंड शुगर को बैकबोन बोला जाता है। फॉस्फेट एंड शुगर को डीएनए की बैकबोन बोला जाता है। न्यूक्लियोटाइड क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए का डबल स्टैंड बनता है ना, जब डबल स्टैंड स्ट्रक्चर बनती है, वहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बेस, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एक जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ होता है। आपको मैं कुछ और भी आगे बताऊंगा, तो बेफिक्र रहिए। अभी आपको मेरी बातें जो है वो ध्यान लगाते हुए सुननी है। तो यहाँ पर आपको पता लगा, अगर मैं बात करूँ कि डीएनए को कायरलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, तो याद रख लेना कायरलिटी प्रोवाइड कराता है ये शुगर। तो शुगर आपका कायरलिटी प्रोवाइड कराएगा। शुगर कैसा है, पेंटोस शुगर है, याद रख लेना। आपसे पूछा भी जाता है कि बताइए हेक्सोस शुगर है, टेट्रास शुगर है, पेंटोस शुगर है या फिर हेप्टुलोस शुगर है, तो आपका यहाँ पर पेंटोस शुगर होता है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इस शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है। बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये बताइए शुगर से या फिर पेंटोस शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड क्या होता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड क्या होता है, फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड क्या होता है, ये मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में बड़े अच्छे से बता चुका हूँ। एक्चुअली ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यही बेस है, ठीक है ना, यही आपका बेसिक होते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो आपको इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में पेंटोस शुगर पे आ जाओ। डीएनए में इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, और अगर आरएनए हुआ तो इसको बोलेंगे राइबोज शुगर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 3 प्राइम पर आपको OH ग्रुप दिख रहा होगा। 3 प्राइम पे यहाँ पर OH ग्रुप होगा, और जबकि अगर 2 प्राइम पे बात करें, ये प्राइम क्या है, यहाँ पर कार्बन फर्स्ट, इसको बोलेंगे कार्बन फर्स्ट, इसको बोलेंगे कार्बन सेकंड, इसको बोलेंगे कार्बन थर्ड, इसको बोलेंगे कार्बन फोर्थ, एंड इसको बोलेंगे कार्बन फिफ्थ, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का जो कार्बन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये ही पाया जा रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ही पाया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर थी आपकी किसकी, डीएनए की। अगर मैं आरएनए की स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो आरएनए की स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, इसी स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पर O लगा दूंगा, ठीक है ना, इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पर O लगा दूंगा, और केवल इतना सा चेंज ही यहाँ पर O लगाने के साथ ही अब ये बन जाएगा आपका आरएनए। तो यहाँ पर अगर आपको याद आ रही होगी बात, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। वो कैसा होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 प्राइम पर आपका फॉस्फेट पाया जाता है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट पाया जाता है, एंड 3 प्राइम पे आपका OH पाया जाता है, ठीक ना, 3 प्राइम पे OH पाया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो,
तो ये जो OH होता है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, इस बात को याद रख लेना। यानी कि ये OH जो है किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड, याद रख लेना, किसी दूसरे आपके किससे करेगा, ये किसी दूसरे आपका जो है DNTP से या फिर न्यूक्लियोटाइड से आपका जो है रिएक्शन करेगा। ये करेगा आपका दूसरा कोई भी, अगर DNA है तो इसको बोलेंगे DNTP, इसको क्या बोलेंगे, DNTP बोला जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर ये किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स पे जब अटैक करेगा तो इसका 3' OH अटैक करने वाला है इस DNA के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में बताया था कि यहाँ पर DNA ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर RNA ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके लिए मैंने आपको 3 रीज़न बताए थे, ठीक है ना। एक था आपका थायमिन का प्रेजेंट होना, दूसरा था ये OH का प्रेजेंट होना, एंड तीसरा आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, अंदर। तो यहाँ पर देखो होता है क्या, वो देखो अब DNA के पास तो यहाँ पर 3' पे OH है, यानी कि जब कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर आपका रिएक्शन कर सकता है, कहाँ पर आपका न्यूक्लियोटाइड अटैक कर सकता है, तो इस OH के पास आपका न्यूक्लियोटाइड अटैक हो जाएगा। लेकिन RNA के पास तो एक OH फ्री ये भी है, ठीक है ना, एक OH फ्री ये भी है। इसका मतलब ये जो आपका अब आपकी NTP जुड़ेंगे, ठीक है ना। अब आपका जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ठीक है ना, जब आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो याद रख लेना न्यूक्लियोटाइड आकर के अटैक करेगा कहाँ पर, इस OH पे भी कर सकता है एंड इस OH पे भी आपका जो है अटैक कर सकता है अगर RNA हुआ तो। यानी कि हम देख सकते हैं क्लियर कट कि RNA में हमको ज़्यादा संभावनाएं मिल रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर RNA में ज़्यादा म्यूटेशन कॉज हो सकता है। ऐसा क्यों, अगर हम कोई सा यहाँ पर केमिकल देंगे तो यहाँ पर ये जो केमिकल है इस OH के साथ रिएक्शन जल्दी से कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्री फॉर्म में है। बट अगर DNA की बात करूँ तो DNA यहाँ पर OH से यहाँ पर बाइंड होता है, ठीक है ना, यहाँ पर OH से बाइंड होता है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो आपका DNA होता है, जो आपका याद रख लेना, जो DNA होता है ये मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर 1' पर ही आपका जो है यानी कि 3' OH पाया जाता है। ये भी रिएक्शन कर लेता है DNTP से, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं RNA की, तो RNA में अब आपके 3' पे भी OH होता है एंड आपके 2' पे भी OH हो सकता है। तो या तो ये इससे रिएक्शन कर ले या फिर ये इससे रिएक्शन कर ले। अगर इससे रिएक्शन कर लेगा 2' से तो 3' OH इसका ओपन रहेगा, यानी खाली रहेगा। और अगर कोई सा केमिकल आया तो वो 3' से रिएक्शन कर सकता है, या फिर अगर इस RNA ने इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ा वो उसने आपका OH इस 3' से अगर रिएक्शन कर ली, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर लिया, तो यहाँ पर OH वाला जो है, ये जो O' वाला OH है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका खुला रह जाएगा। यानी कि आपका जो है स्टेप मतलब जो है आपका यहाँ पर इस प्रकार से ये अलोन मिलेगा आपको। और कोई अगर केमिकल डालोगे तो यहाँ पर OH जो है ये उस केमिकल से रिएक्शन कर सकता है। तो हम कहते हैं कि आपका जो DNA होता है ये मोर स्टेबल होता है इस आपके 3' OH के कारण, जबकि RNA में आपका जो है 2' पे भी एंड 3' पे दोनों जगह आपका OH पाया जा रहा है। तो म्यूटेशन केस जो आपको देखने को मिलेगा वो RNA में ज़्यादा मिलेगा, आप इतनी बात याद रख लेना। यानी कि जो जितने ज़्यादा वेरिएंट आपको इस RNA में देखने को मिलेंगे, DNA में आपको वेरिएंट कम देखने को मिलेंगे। अब ये वेरिएंट क्या होता है, ये वेरिएंट हमारा होता है क्या है, इसकी बात करेंगे हम आगे। तो देखो भाई साहब, अब चलते हैं थोड़ा आगे और बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड बेस की, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड बेस की, जो कि आपके ये रहे बेस, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस। इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस। अब ये न्यूक्लियोटाइड बेस आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन एंड दूसरा होता है आपका पिरामिडीन, ठीक है ना। एक होता है प्यूरिन एंड दूसरा होता है पिरामिडीन। अब ये जो प्यूरिन होता है, याद रख लेना, ये प्यूरिन आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वाइनिन, ठीक है ना। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वाइनिन। और अगर मैं इनमें बात करूं कि नाइट्रोजन कहां पर प्लेस होते हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछा जा चुका है, तो याद रख लेना।
3579 पोजीशन पे आपके प्यूरिन के अंदर जो है नाइट्रोजन प्लेस होते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन प्लेस होते हैं। इवन मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ये जो नाइट्रोजन होता है ये कौन से नंबर का होता है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि प्यूरिन में ये कौन से नंबर का होता है एंड पिरामिडीन में ये कौन से नंबर का होता है, ठीक है। अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो एक बार क्लास 2 बार ऐसे देख लेना। अब और भी बात देखो, अगर हम बात करें पिरामिडीन के अंदर, पिरामिडीन आपके 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, जिसको मैंने कट बोला था, ठीक है ना, जिसको मैंने कट बोला था। एंड इनके क्या क्या नाम होते हैं, कहाँ पर आपके अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर आपके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि CH3, ठीक है ना, CH3, कहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, किस प्रकार से आपका जो है ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनके पीछे इनका नाम क्या होता है। तो गाइज आपको सब नाम याद रखने हैं कि एडेनिन का नाम 6 अमीनो किस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ग्वाइनिन का नाम आपका क्या रखा जाएगा, ठीक है ना, ग्वाइनिन का नाम किस प्रकार से रखा जाएगा, साइटोसिन का नाम किस प्रकार से रखा जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद याद रखना है कि पिरामिडीन में जो नाइट्रोजन का नंबर होता है, जो प्लेस होता है, वो 3 और 5 होता है। वो क्या होता है, 3 और 5 होता है। तो यहाँ से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं सही करके इसको लिखना चाहूँ तो याद रख लेना 3579, जबकि यहाँ पर 3 और 5 पे पाए जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, अगर प्यूरिन की बात करेंगे तो प्यूरिन में आपका एक हेक्सोस साइकिल पाई जाती है एंड एक पेंटोस साइकिल पाई जाती है, जो कि कंबाइन होती है, जो कि कैसी होती है, कंबाइन होती है आपकी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको ये हेक्सोस साइकिल मिल रही होगी एंड इसको बोलते हैं आपका पेंटोस साइकिल। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि प्यूरिन के अंदर एडेनिन तथा ग्वाइनिन आपको मिलता है। पिरामिडीन के अंदर देखो, अब पिरामिडीन बोला है, वैसे ये पायरामिडीन्स है, ठीक है ना, क्योंकि मैं शब्दों को थोड़ा याद करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने इसको जब याद करा था तो मैंने पिरामिडीन के बारे में सोचा था। स्टार्टिंग में जब क्लास 7th 9th में था तभी से मैंने पिरामिडीन के बारे में सोचा था कि यार अच्छा पिरामिडीन है, उसी के नाम पर मैंने इसको याद करा था। वैसा होता है ये पायरामिडीन्स है, ठीक है ना, होता है ये पायरामिडीन्स है, लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन इसके लिए पिरामिडीन्स निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि उस समय पर मैंने ऐसे याद कर लिया था। तो इस बात को थोड़ा इग्नोर करना। तो यहाँ पर देखो पायरामिडीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर CU है यानी कि साइटोसिन प्लस यूरेसिल है, ये बनाता है आपका RNA का पार्ट। ये किसका पार्ट बनाता है, ये पार्ट बनाता है आपका RNA का। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके साइटोसिन एंड थायमिन की, तो ये पार्ट बनाता है आपका DNA का, ठीक है ना, ये पार्ट बनाता है DNA का। तो गाइज ये बात याद रख लेना, प्यूरिन चाहे RNA हो या फिर DNA हो, दोनों के अंदर सेम होने वाले हैं। अंतर कहाँ पर आता है, पिरामिडीन में आता है, याद रखना, पायरामिडीन्स में आपका अंतर आता है। RNA में क्या होगा, साइटोसिन तथा यूरेसिल, एंड DNA में क्या होगा, साइटोसिन तथा थायमिन होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इवोल्यूशन की बात करूँ तो ये आपका इवोल्यूशन चल रहा है। यहाँ पर इवोल्यूशन आपको यानी कि चेंज कैसा मिल रहा है, स्लोली चेंज मिल रहा है, यानी कि कई लाख कई हज़ार साल के बाद ये चेंज आ रहा है। अगर इस स्टेज में गए हैं, इस स्टेज में गए हैं तो कई हज़ार साल लगे, इस स्टेज से इस स्टेज में आए हैं, यानी कि जब आपकी आग की खोज हुई सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका पत्थर काल आता है, इसको हिमकाल बोलते हैं। हिमकाल से पत्थर काल, फिर अग्निकाल, फिर आपके अस्त्र शस्त्र बनते हैं, अस्त्र शस्त्र से फिर आपके जो है मतलब ड्राइंग वगैरह पे चलते हैं, फिर आपका जो है मतलब जो है वहाँ पर खेती वगैरह होती है, खेती वगैरह करने से फिर आपकी लिखा पढ़ी होती है, ठीक है ना, लिखा पढ़ी होती है। तो ये एक प्रकार से इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे कि कौन से पीरियड को कौन से नाम से जाना जाता है और किस पीरियड में कि कौन से क्या क्या प्राणी आपके आए थे, ठीक है ना। तो ये आपका है इवोल्यूशन, ये है आपका इवोल्यूशन। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ म्यूटेशन के बारे में तो देखो भाई साहब, एक और मूवी आती है आपकी एक्स-मैन के नाम से। तो देखो यहाँ पर ये आपको म्यूटेशन चमक रहा होगा, ये आपको म्यूटेशन है, ठीक है ना, ये आपकी बनाई गई है, ये म्यूटेशन है, ठीक है ना। इवन अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूँ तो जो एक ऋतिक रोशन की मूवी है शायद
क्रिस है, क्रिस का जो आपका आई थिंक सेकंड एंड थर्ड जो पार्ट है वो भी क्या है, वो भी आपका एक प्रकार से म्यूटेशन है। एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट को भी म्यूटेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि मतलब कोई चीज़ आ जाना शरीर के अंदर। अब वो जो जादू था, जादू ने सिर पे हाथ फिराया तो शक्ति आ गई, शक्ति नहीं, वो क्या हुआ, डीएनए में कुछ ना कुछ उसने चेंज करा, तभी जब डीएनए में बदलाव हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर चेंज आ गया, उसके अंदर शक्ति आ गई, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल हो गया, वो उसके लिए बेनिफिशियल आपका हो जाता है। लेकिन ये हमेशा आपको बेनिफिशियल नहीं देखने को मिलेगा म्यूटेशन गाइस, आपको जो है इसके दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। आप देखते होंगे किसी की 5 उंगली होती है लेकिन एक और अंगूठा निकल जाता है, वो आपके जिसको हम छंगा भी बोल देते हैं, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है ना, तो वो क्या, वो भी एक म्यूटेशन है। कभी कभी आप देखते हो कि ये जो उंगली है किसी बच्चे में ये उंगली आपको इस प्रकार से जुड़ी हुई देखने को मिलती है, ठीक है ना, या फिर आपके 3 उंगली जुड़ सकती है, ये वाली उंगली जुड़ सकती है, तो ये इस प्रकार से जुड़ी हुई मिल सकती है। या फिर आप देखते हो कि आपको जो है पीछे कोई बच्चा होता है तो उसके पूंछ निकली हुई होती है, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली वो विकसित नहीं हुआ होता है, यानी कि उस एक प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे पीछे भी पूंछ थी, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया वैसे गायब होती चली गई, ठीक है ना। तो अब आपको म्यूटेशन एंड आपका जो है इवोल्यूशन में अच्छे से चेंज पता होगा, लगा होगा। एंड यहाँ पर लिखा हुआ आपका सडन हेरिटेबल, यानी कि एकदम से हुआ, सडनली हुआ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए के अंदर एकदम से चेंज हुआ, और जो चेंज हुआ इसी कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म के इसी कैरेक्टर को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की बात, कि इंडिविजुअल शोइंग दी चेंज आर नोन एज म्यूटेशन, और जिसके अंदर ये म्यूटेशन हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे म्यूटेंट, उसको बोला जाता है म्यूटेंट। एक्चुअल में अगर एक ही टाइम के अंदर आपको ये डिफरेंट लोकेशन देखने को मिल रही है, यानी कि ये देखने को मिल रहा है, तब इसको हम म्यूटेशन बोलेंगे। बट अगर ये एक समय के अनुसार इस प्रकार से चेंज देखने को मिल रहा है आपको, तो इसको तब हम इवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना, इवोल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम से कुछ घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना, यहाँ पर डायग्राम से आपको घबराना नहीं है। अगर आप इसमें एडवांस की बात करोगे तो मुझको तो आई थिंक एडवांस ये चमक रहा है, ठीक है ना, एडवांस ये चमक रहा है, एंड सबसे पुराना मुझको ये चमक रहा है, ठीक है ना, सबसे पुराना ये चमक रहा है। ये चिंपैंजी है, किस प्रकार से बंदर बने, बंदर से चिंपैंजी आए, चिंपैंजी से हमारा जन्म हुआ। एक्चुअल में अगर हम इनके क्रोमोसोम्स में देखें ना, तो आपको क्रोमोसोम्स में अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स में आपने देखा होगा चिंपैंजी, अगर बंदर की बात करें, बंदर या फिर चिंपैंजी की, तो वहाँ पर आप देखते हो किसी में आपके 42 हैं, किसी में आपके 48 क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स है, आपको इतना भी पता होना चाहिए। तो ये जो आपके चेंज हुआ है क्रोमोसोम्स के अंदर में, एक्चुअल में यही तो आपका म्यूटेशन है, बट ये जो आपका, अगर ये म्यूटेशन आपका जो है कंटिन्यूसली और स्लोली हो रहा है, तब इसको हम इवोल्यूशन बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन की ही एक शाखा है, तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब आपको पता चला होगा म्यूटेंट किसको बोला जाता है, यानी कि अगर डेडपूल था तो डेडपूल के अंदर म्यूटेशन हो रहा था तो हमने बोल दिया उसको म्यूटेंट, ठीक है ना, वो एक प्रकार से म्यूटेंट है। एक्स-मैन में जितने भी आपको कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, हीरो टाइप के, वे सबके सब क्या है, वे म्यूटेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मार्वल में आई थिंक कोई, हाँ, हल्क है मार्वल में, ठीक है ना, अगर आप देखते होंगे, मूवियों का शौक होगा, तो आपको हल्क जो है वो एक प्रकार से म्यूटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अन इंडिविजुअल शोइंग अनअल्टर्ड फिनोटाइपिक ड्यू टू म्यूटेशन आर नोन एज वेरिएंट, यानी कि अगर एक्चुअल में हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, बट यहाँ पर हमारे अंदर अगर ऐसा हो कि 47 क्रोमोसोम्स हो जाए या फिर 45 क्रोमोसोम्स हो जाए, तो यहाँ पर हमें वेरिएंट देखने को मिलेगा। यानी कि पहले हमारे पास कितने थे, पहले हमारे पास 46 थे, लेकिन अब हमारे पास 47 या फिर आपका जो है 45 होगा, यानी कि यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रही है। एक्चुअली आपको खड़ की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है ना, रोड बन रही है अभी भी, तो
सरकार का काम है, सरकार का काम ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर देखो जो हमें वेरिएशन देखने को मिला, ये जो वेरिएशन देखने को मिला इसी को गाइज बोलते हैं वेरिएंट, इसी को बोलते हैं वेरिएंट। और जो फैक्टर ये म्यूटेशन कोच करवाते हैं, जो फैक्टर हो, एजेंट हो, केमिकल हो, ये जितने भी फैक्टर होते हैं ये जो म्यूटेशन कोच करवाते हैं इनको बोलते हैं म्यूटाजेंस, इसको बोलते हैं म्यूटाजेंस, ठीक है ना। म्यूटेशन विच कोच चेंज इन बेस सीक्वेंस, अब ये बेस सीक्वेंस क्या होता है आगे बात करेंगे। बेस सीक्वेंस ऑफ जीन आर नोन एज जीन म्यूटेशन एंड आपका पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ पर क्या बात कही गई है वो देखो। तो देखो भाई साहब आपको पता होगा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ यहाँ पर ATGC ATT, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा है तो ये एक प्रकार से मैंने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिखा है, यानी कि बेस सीक्वेंस लिखा है। अब अगर इसके अंदर चेंज हो गया, इसके अंदर मान लो यहाँ पर चेंज हो सकता है, या फिर आपका जो है इन तीन न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। या फिर इनके अंदर चेंज हुआ, या फिर इनके अंदर डिलीशन, आपका डिलीशन हो सकता है। किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर इनके बीच में ला करके मैं अगर यहाँ पर ऐड कर दूँ तो इस प्रकार से आपका म्यूटेशन होता है, इस प्रकार से म्यूटेशन होता है। अगर जीन के बेस पर म्यूटेशन होता है, जीन के लेवल पे म्यूटेशन होता है तो उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। और अगर आपके सिंगल न्यूक्लियोटाइड, याद रख लेना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपका म्यूटेशन होता है तो वो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन, वो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। मतलब कि क्या हुआ कि अगर मैं क्रोमोसोम्स बनाऊं, ठीक है ना, यहाँ पर देखो अगर मैंने ये आपका क्रोमोसोम्स बना दिया और इस क्रोमोसोम्स में इतने पार्ट में म्यूटेशन हो गया, ठीक है ना, इतने, ये जीन था, ये कोई एलील था, इसका नाम अगर मैंने ए दे दिया, अगर यहाँ पर म्यूटेशन कोज हुआ है, ठीक है ना, यानी कि जो म्यूटेशन की रेंज है जीन म्यूटेशन में आपका ऐसा हो सकता है कि आपके 10, 12, 15 न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा भी म्यूटेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा भी न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हो सकता है। तो ऐसे म्यूटेशन को जो आपके जीन के लेवल पे हो रहा है, यानी कि जो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि हाईली बेस पेयर वहाँ पर म्यूटेंट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। और अगर आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड, याद रख लेना, अभी मैंने बताया है ATGC, यानी कि अगर ATGC में अगर आपका एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर यहाँ पर म्यूटेशन हो गया तो इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। यानी कि एक प्रकार से अब देखो वैसे यहाँ पर अगर मैं लिखने को लिखूँ तो यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट भी म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट भी म्यूटेशन होता है। अब ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, हम अपनी आगे बात करेंगे, ठीक है ना। हम इसको आगे आपको जो है बात करने वाले हैं, क्लियर कट आपको पता चलेगा कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, कौन सा म्यूटेशन क्या होता है, सारी बात करेंगे। तो चलिए आइए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं गाइज कि इंग्लिश फॉर्मर जो आपका सेथ राइट था, इन्होंने रिकॉर्ड किया एक म्यूटेशन का केस, जिन्होंने जो है सबसे पहले इसको अनयूजुअल शॉर्ट लेग्स, यानी कि जो लैम्प्स होते हैं, जो मेल लैम्प्स होते हैं, उनकी शॉर्ट लेग्स में देखा था। लेकिन वो इस बात को मतलब सही प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है ना, सही प्रकार से बता नहीं पाए। इसके बाद आपके हुगो ड्रीब्रिज आए, हुगो ड्रीब्रिज ने आपकी टर्म दी थी म्यूटेशन को, इस बात को याद रख लेना। जो टर्म है म्यूटेशन इज कॉइन्ड बाय हुगो ड्रीब्रिज, ठीक है ना। इसके बाद सिस्टमेटिक स्टडी जो करी गई वो करी थी मॉर्गन ने, वो भी ड्रोसोफिला पे, ठीक है ना, ड्रोसोफिला पे मॉर्गन ने स्टडी करी थी। इसके बाद H.J. मूलर इंड्यूस म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला बाय यूजिंग एक्सरे इन 1927, ही वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1946। यानी कि जो आपका मॉर्गन था, मॉर्गन ने तो नेचुरल स्टडी करी थी, याद रख लेना, ड्रोसोफिला के अंदर जो नेचुरल म्यूटेशन होता है उसकी स्टडी करी थी। बट इंड्यूस यानी कि उस ड्रोसोफिला के अंदर एक प्रकार से ऐसा म्यूटेंट दिया गया, एक ऐसा केमिकल दिया गया जिसके थ्रू म्यूटेशन हुआ, तो जो उसकी स्टडी थी वो करी थी आपकी H.J. मूलर ने। इतनी बात समझ में आई गाइज, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, अब कुछ और बात देख लेते हैं कि इसके कैरेक्टर क्या होते हैं। जनरली म्यूटेंट एलील आर रिसेसिव
टू देयर वाइल्ड टाइप ऑफ नॉर्मल एलीज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब अब आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो आपकी जो है एक फॉर्म होती है रिसेसिव, एक फॉर्म होती है डोमिनेंस, ठीक है ना, जिसकी ज़्यादा डिस्कस हम करेंगे जेनेटिक में, ठीक है ना। अगर डोमिनेंस है, डोमिनेंस कैरेक्टर है, तो डोमिनेंस में क्या होता है कि आपको जो है उसको अगर मैं यहाँ पर शो करना चाहूँ डबल ए से, और रिसेसिव है तो ये आपकी ए से, अगर मैं इसको हेट्रो बनाना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, जनरली म्यूटेंट एलील आर रिसेसिव, जो हाईली म्यूटेंट होते हैं। याद रख लेना, जितने भी म्यूटेशन आपको जनरली देखने को मिलेंगे वो इस रिसेसिव कंडीशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इस रिसेसिव कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो कैपिटल ए है अगर ये नॉर्मल है, अब यहाँ पर कैपिटल ए मैं नॉर्मल लेकर के चल रहा हूँ एंड स्मॉल ए मैं यहाँ पर आपका म्यूटेंट लेकर के चल रहा हूँ, तो ये जो आपका कैपिटल ए वाला है, जो नॉर्मल वाला है, ये इसको जो है सप्रेस कर देगा, इसको दबा करके रखेगा। जो स्मॉल ए यहाँ पर आया हुआ है ना, ये इसको दबा करके रखेगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा ओवरऑल वो एक नॉर्मल एलीज का देखने को मिलेगा, जो आपका हेट्रोटाइप करेगा, जो आपका हेट्रोटाइप का मिलेगा। अगर यहाँ पर आपका रिसेसिव कंडीशन आ गई, यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ गई, तब आपको म्यूटेशन केस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको और अच्छे से समझेंगे हम जेनेटिक में, और अच्छे से समझेंगे जेनेटिक में। मोस्ट म्यूटेशन हैव हार्मफुल, कुछ हार्मफुल हो सकते हैं, बट सम म्यूटेशन आर बेनिफिशियल, कुछ म्यूटेशन हमारे बेनिफिशियल होते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर एट वेरी लो रेट, यानी जो आपके स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं वो बहुत कमी से होते हैं। सम जीन्स शो हाई रेट ऑफ म्यूटेशन सच एज जीन आर कॉल्ड एज म्यूटेबल जीन, ठीक है ना। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि आपके जो है म्यूटेशन कोज करते हैं, उनको हम म्यूटेबल जीन बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट, ठीक है ना। ट्रांसपोजोन्स एलिमेंट क्या करता है, हालांकि मैं आपको इससे पिछले लेक्चर में ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे थे। तो ऐसे जो है आपके जीन्स, उनको एक प्रकार से जीन्स ही बोलेंगे, तो ऐसे को हम बोल सकते हैं म्यूटेबल जीन, ठीक है ना, उनको बोलते हैं म्यूटेबल जीन। हाईली म्यूटेबल साइट विद ए जीन आर नोन एज हॉट स्पॉट, ठीक है ना। और जहां पर आपका म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती हो उसको हम हॉट स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं। म्यूटेशन कैन अकर इन एनी टिश्यू और सेल, यानी कि सोमेटिक में भी हो सकता है, जर्मिनल में भी हो सकता है। अब ये सोमेटिक और जर्मिनल क्या होता है वो सुनो भाई साहब, ये सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा बात ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जर्मिनल की, तो जो जर्मिनल में अगर जो जर्मिनल सेल है अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो भाई साहब पेरेंट से डॉटर सेल में वो म्यूटेशन आपका जाएगा ही जाएगा, पेरेंट से डॉटर सेल में वो म्यूटेशन जाएगा ही जाएगा। अगर आपका सोमेटिक सेल में म्यूटेशन होता है तब इसमें पेरेंट टू डॉटर सेल में जाने का खतरा नहीं होता, लेकिन आपके जीवन में वो म्यूटेशन बना हुआ होता है, ठीक है ना, यानी कि वो म्यूटेशन रहता है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर सोमेटिक सेल की बात करूँ तो आपने सुना होगा कैंसर, ठीक है ना, आपने सुना होगा कैंसर का नाम। अगर आपके शरीर में कैंसर हो गया वो एक प्रकार का म्यूटेशन है, ठीक है ना, वो क्या है, एक प्रकार का म्यूटेशन है। तो ये जो सोमेटिक होता है ये आपका जो है थोड़े समय के लिए होता है, यानी कि आप आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें गेन करते हो, आप उसमें गेन करते हो। लेकिन अगर जर्मिनल सेल में हो गया, जर्मिनल सेल मतलब जो आपकी एग सेल एंड आपकी स्पर्म सेल होती है, अगर उसमें हो गया तब ये पेरेंट टू डॉटर सेल जाता है। एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी दूँ तो एक टेस्ट होता है, टेस्ट का अमाउंट ऑलमोस्ट इस समय 15,000 है, ठीक है ना, टेस्ट का अमाउंट इस समय 15,000 है। और जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान मतलब जो आपका देखो क्या होता है कि आपका जो मतलब चाइल्ड की जो है एक प्रकार से प्रिपरेशन करी जाती है ना, क्योंकि प्लानिंग होती है हर चीज़ की। तो जब चाइल्ड की प्लानिंग होती है तो जो पढ़े लिखे होते हैं तो वे इस टेस्ट को करवाते हैं, और वे एक्चुअल में इस टेस्ट में को करवाने का उनका मकसद यही रहता है कि वे अपने डीएनए की टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना, डीएनए का टेस्ट करवाते हैं।
और देखते हैं कि हमारा जो डीएनए है इसके अंदर किसी प्रकार का म्यूटेशन तो नहीं है। जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स में आपको पता होगा आपके 6 बिलियन बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिलियन बेस पेयर होते हैं। अब 6 बिलियन बेस पेयर में हमारा जो है म्यूटेशन तो नहीं है, ठीक है ना, म्यूटेशन तो नहीं है। एक्चुअल में यही टेस्ट होता है। और अगर कोई म्यूटेशन होता है तो आपकी फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, ठीक है ना, जो कि आपने काफ़ी बार सुना होगा, यानी कि आईवी, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर क्या होता है आपके जो स्पर्म होता है उसको सेपरेट किया जाता है एंड ओवम को सेपरेट अलग किया जाता है। तो तब देखा जाता है अगर स्पर्म के सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में अगर कोई म्यूटेशन है उसको निकाल करके अलग किया जाता है। एंड जो आपका अगर एक्स सेल है, एक्स सेल में कोई म्यूटेशन है तो वहाँ से निकाल करके उस म्यूटेशन को अलग किया जाता है एंड तब उनको फ्यूज करा करके कोम्ब में, यानी कि आपके गर्भाशय में जो है धारण करवा दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, बट ये टेक्नोलॉजी आपको पता है काफ़ी कॉस्टली है और इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से कम लाखों रुपए, कम से कम अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है और अगर उस सेगमेंट को हमें रिमूव करना, उस सेगमेंट को रिमूव करना है, उस जो क्रोमोसोम्स हमारे अंदर डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना, उसको रिमूव करना है तो उसके लिए पैसा लगता है। पैसा काफ़ी अच्छा पैसा लगता है, 10-12 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक आपकी कराई जाती है, और तो ये बड़े बड़े आदमी करवाते हैं। तो मैं इतना चाहूँगा कि आप भी बड़े आदमी बनो और जब कभी भी मतलब बेबी प्लानिंग करो तो इस टेस्ट को ज़रूर करवाओ, ठीक है ना, इस टेस्ट को ज़रूर करवाओ। और अगर कुछ, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, फ्यूचर है वो फ्यूचर बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है ना, फ्यूचर बहुत ज़्यादा एडवांस है। और आपका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने जो है अगर आप अपने डीएनए लेवल पे टेस्टिंग करवाने लगे तो आपको म्यूटेशन केस देखने को मिलेगा। हो सकता है वो म्यूटेशन केस आपका हेटेरोटाइप का हो या फिर डोमिनेंस हो, रिसेसिव हो। अगर आपका डोमिनेंट हुआ तो भाई साहब तब अगर म्यूटेशन, याद रख लेना, म्यूटेशन आपका डोमिनेंट हुआ तब आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना, दिक्कत आने वाली है। उसको जो है आप सही करवा सकते हो, क्योंकि देखो काफ़ी सारे ऐसी बीमारी होती है ना जो पेरेंट टू डॉटर चल जाती है। थैलेसीमिया की बात करूँ, सिकल सेल एनीमिया की बात करूँ, फिनाइलकीटोनिन यूरिया की बात करूँ, और भी काफ़ी सारे आपके एट्रोफी जो होती है, एक्जोपी जो होती है, बहुत सारे आपके जो डिजीज होती हैं वो पेरेंट्स टू डॉटर चली जाती है, ठीक है ना। तो इस सब का जो है वो अब इस समय जो है वो समाधान है, ठीक है ना, बट उसके लिए हाईली चार्ज जाता है, ठीक है ना, हाईली चार्ज जाता है। तो अब आप देख सकते हो आपको क्या करवाना है। अब आपको पता चला होगा कि जो जर्म सेल है, जर्म सेल में आप जो है किस प्रकार से म्यूटेशन हुआ तो ये पेरेंट टू डॉटर जाएगा। एंड सोमेटिक सेल में ये आपका कुछ समय के लिए हो सकता है, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर ये होता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब है बारी यहाँ पर आगे चलने की। अब देखो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो देखो भाई साहब, जब हम म्यूटेशन को क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ पर मैं कम से कम 10 आधार ऐसे हैं, यानी कि 10 बेस ऐसे हैं जिनके ऊपर हम म्यूटेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बात करूँगा यहाँ पर, अगर मैं क्रोमोसोम्स के साइज की बात करूँगा तो उनके अकॉर्डिंग मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ म्यूटेशन को। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा नंबर के बेस पे, तो नंबर के बेस पे मैं यहाँ पर क्लासीफाई कर सकता हूँ। ये क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स की। अगर मैं सेल लेवल पे जाऊँगा तो मैं सेल टाइप के अकॉर्डिंग जो है म्यूटेशन को क्लासीफाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। यानी कि काफ़ी टाइप से मैं आपका जो है म्यूटेशन को क्लासीफाई कर सकता हूँ। बट यहाँ पर एग्जाम में जो आता है हमको वो चीज़ पढ़नी है, ना कि कोई भी एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ जो हमारा टाइम वेस्ट करे, ठीक है ना। हमें कोई भी ऐसी टाइम वेस्ट वाली चीज़ नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इसके आपको केवल मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। लीथल मतलब घातक, लीथल का हिंदी मतलब होता है घातक म्यूटेशन। तो लीथल म्यूटेशन अगर हो जाता है तो भाई साहब डेथ होनी है, ठीक है ना। लीथल म्यूटेशन हो गया तो यहाँ पर आपको डेथ होनी है। सब लीथल यानी कम घातक तो आपके परसेंटेज जो है डेथ के वे 19% है। सब वाइटल म्यूटेशन यानी कि जो आपके ये म्यूटेशन भी कैसा होता है, ये सब लीथल जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर एक प्रकार से आपकी टर्मिनोलॉजी को पता होना चाहिए जो आप अपने आप पढ़ सकते हो।
अब यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। फिर दोबारा से यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन की बात करेंगे। ऑन द बेस ऑफ सिंगल बेस और पॉइंट म्यूटेशन, जब हम बात करते हैं आपकी सिंगल बेस या फिर पॉइंट म्यूटेशन को जब देखते हैं तब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस म्यूटेशन आता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर बात करेंगे, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, जीनोम म्यूटेशन में मोनोसोमी ट्राइसोमी। तो भाई साहब ये सारे किस्से, ये देखो ये मोनोसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स के अंदर, ये पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स के अंदर। क्रोमोसोम्स म्यूटेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, ये भी हम म्यूटेशन के केस में ही पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में आज जो पढ़ेंगे वो हम कुछ मैं अपने तरफ से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। इस स्लाइड को एक्चुअल में आप भूल जाना, बट मैंने यहाँ पर रखी है ये क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर इसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करें, किसके अकॉर्डिंग ना करें। तो आपको इस प्रकार से नहीं पढ़ना, आपको इस प्रकार से ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको केवल और केवल उसी प्रकार से यहाँ पर पढ़ना है। तो देखो भाई साहब, चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखो जो आपके म्यूटेशन होते हैं वे आपको मैं म्यूटेशन को दो भागों में बांटता हूँ। अब म्यूटेशन को मैं दो भागों में बांटता हूँ। एक कहता हूँ कि जो आपका म्यूटेशन है वो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, यानी कि स्वतः ही हो सकता है, अपने आप हो सकता है। एंड दूसरा म्यूटेशन हम म्यूटेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम म्यूटेशन करवा सकते हैं। तो ये इसके दो पार्ट बन चुके हैं, ये इसके दो पार्ट बन चुके हैं। अब जब फर्दर इनको क्लासीफाई करेंगे, जब इन दो क्लास को हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो स्पॉन्टेनियस क्लासिफिकेशन जो स्वतः होता है म्यूटेशन, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका रेप्लिकेटिव, दूसरा होता है आपका स्पॉन्टेनियस। रेप्लिकेशन एरर क्या होता है कि जब आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब आपका डीएनए से डीएनए बनता है, जब आपका डीएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो अगर डीएनए से डीएनए बनना है तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तब वहाँ पर आपका रेप्लिकेशन एरर आता है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कंप्लीटली यहाँ पर एज इट नहीं बन पाता। तो अगर एज इट नहीं बन पा रहा है यानी कि कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, और उस एरर को ही हम पढ़ने वाले हैं, उस एरर को ही हम पढ़ने वाले हैं। और ऐसे एरर को जब हम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन एरर, ठीक है ना, रेप्लिकेशन एरर। इसके बाद स्पॉन्टेनियसली रिलेशन वे होते हैं, जैसे कि इस समय हम हैं, अगर हमारे अंदर, ठीक है ना, हमारे अंदर स्वतः ही आपके जो है कोई भी म्यूटेशन कोज हो जाए, ठीक है ना, कोई भी लेजन बन जाए तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली लेजन, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर मैं रेप्लिकेशन एरर को डिवाइड करूँ तो भाई साहब हम दो भागों में रेप्लिकेशन एरर को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर मैं पॉइंट म्यूटेशन की बात करूँ तो भाई साहब आपका एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ आपको, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ATGC, यहाँ पर मैं GC ये और लगा दिया मैंने। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यानी कि ये जो ग्वाइनिन है अब ये चेंज हो सकता है। ये चेंज इसमें कैसा हो सकता है, ये प्यूरिन से भी चेंज हो सकता है एंड ये पिरामिडीन से भी चेंज हो सकता है। ये आपका प्यूरिन से भी चेंज हो सकता है एंड ये आपका पिरामिडीन से भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसके जैसा यहाँ पर एक आ जाएगा। अब याद रख लेना, यहाँ से ना तो कोई डिलीशन हुआ ना ही कोई इंसर्शन हुआ, ठीक है ना। याद रख लेना, डिलीशन भी नहीं हो रहा, इंसर्शन भी नहीं हो रहा, यहाँ पर केवल चेंज हो रहा है। चेंज भी किस में हो रहा है, आपके जो बेस है उसमें, जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उसमें, और वो भी ज़्यादा बेस में आपका चेंज नहीं हो रहा। हद है कि एक बेस में चेंज हो जाए, या फिर इससे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो आपका दो बेस पेयर में चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा चेंज पॉइंट में नहीं होता। तो यहाँ पर मैं केवल एक को ही लेकर के चल रहा हूँ, मतलब कि ये अगर आपका G था, अब ये G जो है वो चेंज हो सकता है आपका, या तो प्यूरिन में हो जाए या फिर पिरामिडीन में हो जाए। प्यूरिन में होगा तो A की जगह आपका G की जगह आपका A आ सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ पिरामिडीन में, तो पिरामिडीन में आपका यहाँ पर जो है T आ सकता है, याद रख लेना T आ सकता है, या फिर आपका साइटोसिन आ सकता है।
अब ये क्या होते हैं, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती हैं, पॉइंट में आपको केवल यहीं पर याद रखना है ये बात के यहाँ पर केवल और केवल चेंज हो रहा है। दूसरे टाइप का जो आपका रेप्लिकेशन एरर म्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, अब यहाँ पर या तो एडिशन होगा या फिर डिलीशन होगा, या तो यहाँ पर एडिशन होता है या फिर डिलीशन होता है। किस प्रकार से, तो उस बात को समझो, ठीक है ना, उस बात को समझो। मान लो यहाँ पर आपका केस था ATGC का, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दूँ, वो न्यूक्लियोटाइड मान लो मैंने यहाँ पर C ऐड कर दिया, इनके बीच में मैंने यहाँ पर C ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आपको पता होगा कोडोन को अगर लिखते हैं हम तो 3 के नंबर पे लिखते हैं, जैसे कि AVC, ठीक है ना, ये आपका एक कोडोन है जो कि किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को शो करेगा। लाइसिन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, ग्वाइनिन आपका जो है लाइसिन, मिथाइल, या फिर आपका हिस्टिडाइन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका ये कोई सा भी एक जो है कोडोन होता है। दूसरा कोडोन फिर आपका जो है क्या होने वाला है, AVC, या फिर कोई दूसरा ले लो, ये आपका दूसरा कोडोन है। यानी कि 3 का नंबर बनता है एक कोडोन का, और एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को जो है आपका जो है बनाता है। और एक कोडोन के अंदर कितने आपके बेस होते हैं, 3 बेस होते हैं, ठीक है। इतनी बात पता चली, नहीं चली भाई साहब मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं इसको मैं आपको आगे ही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। कोई मुझे यहाँ पर मिलेगा खाली पेज तो मैं आपको बताऊँगा, ये मिल गया मुझे खाली पेज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रेम शिफ्ट की। सबसे पहले फ्रेम शिफ्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट म्यूटेशन को भी मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेम शिफ्ट में क्या है, आप देखो जैसे कि नाम बता रहा है इसका, फ्रेम था कोई और उसको शिफ्ट करना है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट हो क्या रहा वो तो पता होना चाहिए ना। तो आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासों में कि आपके मान लो कोई भी 3 बेस है, ठीक है ना, 3 बेस है, वे ATC हो सकते हैं। अब ये ATC क्या है, ATC आपका एक कोड है, ये एक कोड है, एंड ये एक कोड आपका पर्टिकुलर, याद रख लेना, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा। लाइसिन हो सकता है वो मिथाइल हो सकता है, वो आपका हिस्टिडाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो अगर आपका जो है न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से रहेगा, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, ATCGCATTAGC, इतना ले लिया मैंने, ठीक है ना, ये आपका G है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हम कोडोन की बात करेंगे, एक कोडोन ये बन गया, दूसरा कोडोन ये बन गया, तीसरा कोडोन ये बन गया है, एंड यहाँ पर नंबर 4 कोडोन मैं ये बना देता हूँ GGA, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर 4 कोडोन मैंने यहाँ पर ये बना दिया है आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर या तो मैं किसी भी आपका बेस का, याद रख लेना बेस का, या तो मैं एडिशन कर दूँ, या फिर मैं डिलीशन कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीशन कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने किसी एक बेस का आपका एडिशन कर दिया, यहाँ पर मैंने A शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने A रख दिया। तो अब अगर मैं इसको नीचे कोडोन को बनाऊंगा तो यहाँ तक तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ATC आने वाला है, बट यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी, ये अब हो जाएगा AGC, और ये A अब इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये होने वाला है ये होने वाला आपका C, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये A आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर A आएगा। एक मिनट दोबारा से लिख देता हूँ, ये आपका अब जो है मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो एक तो हो गया आपका ये, ठीक है ना, एक हो गया है ये, दूसरा हो गया है ये, तीसरा हो गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये बच गया, यानी कि यहाँ पर जो पहला फ्रेम था, पहला नंबर फर्स्ट फ्रेम आपका ये था, ठीक है ना, फर्स्ट फ्रेम ये था। बट जैसे ही हमने यहाँ पर एक बेस का एडिशन करा तो आपका जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया। फ्रेम शिफ्ट कैसे हुआ कि पहला फ्रेम तो ये था, दूसरा फ्रेम अब ये बन गया, ठीक है ना, एंड तीसरा फ्रेम आपका ये बन गया है, ठीक है ना, तीसरा फ्रेम आपका ये बन गया है, एंड नंबर 4 का फ्रेम जो अब आपका जो बनने वाला है वो ये बनेगा।
तो यहाँ पर आप फ्रेम क्या है, फ्रेम आपका शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसे म्यूटेशन को हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। या फिर अगर मैं यहीं पर दूसरी बात करूँगा कि यहाँ पर पीछे तो मैंने दिखाया था अभी आपको किस प्रकार से एडिशन हो रहा है, या फिर अगर मैं बात करूँ डिलीशन के बारे में, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर डिलीशन के बारे में बात करूँ तो डिलीशन कैसा होता है। तो डिलीशन के लिए हमको करना क्या है, यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूँ ATGC यहाँ पर मैं अब इसको सीधा सीधा करके लिखता हूँ, ठीक है ना, यानी कि मैं देखूँगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपका डिलीशन हो रहा है। ATGCTATC, ठीक है ना, CAND ATG। अब मान लो ये न्यूक्लियोटाइड मैंने लिख दिया, ठीक है ना। पहले क्या होता, पहले तो हमारा यहाँ पर एडिशन होता, बट अगर मैं अब यहाँ से अगर आपके इस C को हटा दूँ, इसका डिलीशन कर दूँ, तो अब आपका क्या बनने वाला है, एक तो ये था, लेकिन अब ये इसके साथ बनाएगा, क्योंकि एक कोडोन पूरा बनाना है। तो ये अब कोड में क्या हो जाएगा, TAC हो जाएगा, TAC हो जाएगा, ऐसे ये आगे TCA हो जाएगा एंड TG बच जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेम की शिफ्टिंग हो रही है, फ्रेम की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको जो है याद रखनी है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो फ्रेम शिफ्ट होता है, फ्रेम शिफ्ट में आपका एडिशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। अब ये पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट में चेंज आ रहा है, यहाँ पर एडिशन नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर तो ये C में एडिशन हो गया था, बट यहाँ पर अब आपका एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर आपका चेंज आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका चेंज आने वाला है, यानी कि इस G की जगह, अगर मैं इस G की जगह आपका जो है किसी दूसरे आपके यहाँ पर G की जगह मैंने मान लो यहाँ पर A कर दिया, G की जगह A कर दिया, तो ये है आपका पॉइंट म्यूटेशन, ये है आपका पॉइंट म्यूटेशन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन की दो मैकेनिज्म होती है, याद रख लेना। पॉइंट म्यूटेशन की दो मैकेनिज्म होती है, एक होती है ट्रांजिशन, एक होती है ट्रांसवर्स, ठीक है ना, एक होती है ट्रांजिशन, एक होती है ट्रांसवर्स। तो आइए पहले इसको ही समझ लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन में ट्रांजिशन क्या होती है एंड आपकी ट्रांसवर्स म्यूटेशन क्या होती है। देखो सबकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। ये आपका पॉइंट म्यूटेशन है, लेकिन मैं इसको अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि मान लो आपका जो था AP नहीं, यहाँ पर आएगा आपका ATGC, बीच में T लिख देता हूँ, ATA एंड आपका इसके बाद G, ठीक है ना, C। ये आपका कोई भी आपकी न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड चेन है। अगर मैं अब यहाँ से इस G की जगह इस G को यहाँ से जो है चेंज कर दूँ थ्रू एडेनिन चेंज कर दूँ, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिन में आपके क्या आते हैं, A एंड G आते हैं, एंड आपका पिरामिडीन में क्या आते हैं, पिरामिडीन में आपके क्या आते हैं, तो याद रख लेना, पिरामिडीन में आपके आते हैं CT, ठीक है ना, DNA के लिए बात कर रहे हैं इसलिए साइटोसिन एंड आपका थायमिन आता है। तो यहाँ पर मैं अगर G को हटा दूँ, G को चेंज कर दूँ A से, यानी कि ये ग्वाइनिन कैसा है, प्यूरिन है, और मैं इसको A से हटा रहा हूँ, A कैसा है, प्यूरिन, यानी कि यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ मैं प्यूरिन टू प्यूरिन, चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर प्यूरिन से प्यूरिन का, ठीक है ना, चेंज कर रहा हूँ प्यूरिन से प्यूरिन का। या फिर यहाँ पर मैं एक काम करूँ कि ये जो आपका C है, इसको हटा दूँ मैं T से, तो C देखो कैसा है, पिरामिडीन है, एंड यहाँ पर T जो आने वाला है ये भी कैसा है, ये भी आपका पिरामिडीन है, यानी कि पिरामिडीन से पिरामिडीन को हटा दूँ, यानी कि चेंज कर दूँ, पिरामिडीन टू पिरामिडीन चेंज कर दूँ, ठीक है ना, पिरामिडीन टू पिरामिडीन चेंज कर दूँ। तो इस प्रकार के, याद रख लेना, इस प्रकार के चेंज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन चेंज, हम बोलेंगे ट्रांजिशन चेंज, यानी कि ये मैकेनिज्म आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांजिशन चेंज, जहाँ पर आपका क्या होता है, प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पिरामिडीन टू पिरामिडीन, ठीक है ना, प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पिरामिडीन टू पिरामिडीन चेंज होता है। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसवर्स की, ठीक है ना, जो कि एक प्रकार का आपका क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है ना। किसकी बात करूँगा, ट्रांसवर्स की।
ट्रांसवर्स म्यूटेशन। ट्रांसवर्स म्यूटेशन क्या होता है कि मान लो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड बना दिया ATGC CATTT, ठीक है ना, GA। अब ये आपका कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड चेन है। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर चेंज देखो, इस T को मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्यूरिन आपका कौन सा होता है, प्यूरिन होता है आपका AG, ठीक है ना, प्यूरिन AG। एंड पिरामिडिन, पिरामिडिन क्या होता है, पिरामिडिन आपका होता है यहाँ पर CT, ठीक है ना, CT। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, यहाँ पर बात कर रहे हैं DNA की। अगर RNA की बात करूँगा तो मैं यहाँ पर U भी लगा दूँगा। तो अगर हम इस T को चेंज कर रहे हैं, किसी भी A से चेंज कर सकते हैं, यानी कि T की जगह हमारे यहाँ पर A आ जाए या फिर G आ जाए, ठीक है ना। यानी कि हमारा T कैसा था, जो थायमीन था वो कैसा था, पिरामिडिन का, लेकिन हम चेंज किस में कर रहे हैं, प्यूरिन में। तो या तो इस प्रकार से हो जाए, या फिर हमारा जो A है, ये जो A है, ये A की जगह हमारा आ जाए C या फिर आ जाए T, ठीक है ना। A की जगह या तो हमारा C आ जाए या T आ जाए, यानी कि प्यूरिन को हम पिरामिडिन से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का चेंज, यानी कि प्यूरिन से अगर हम पिरामिडिन का चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, पिरामिडिन का चेंज कर रहे हैं, या फिर पिरामिडिन से प्यूरिन का चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रकार के चेंज को बोला जाता है ट्रांसवर्स म्यूटेशन। क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स म्यूटेशन बोला जाता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं वहीं पर बैक, ठीक है ना, वहीं पर बैक हम चलते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं, तो अब आपको मैकेनिज्म पता चली कि ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्स क्या होता है। तो ये थी मैकेनिज्म पॉइंट म्यूटेशन की। अगर पॉइंट म्यूटेशन के अब हम टाइप की बात करें तो 4 प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है साइलेंट, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है मिस सेंस, एक होता है नॉन सेंस। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है वो देखो। अब इन चारों में डिफरेंस देखने की कोशिश करो। तो वैसे तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनी हुई है आपके लिए, ये बनी हुई, बट इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे साइलेंट म्यूटेशन की, साइलेंट म्यूटेशन की। तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है साइलेंट, साइलेंट मतलब कुछ हुआ और पता भी नहीं चला, कुछ हुआ और पता भी नहीं चला। और पता कब नहीं चलेगा, जब चीज़ें अपनी जगह होने वाली है। यानी कि कोई फ्रेम था ATGC, ठीक है ना, ATGC CT, ठीक है ना, ये मान लो कोई फ्रेम था। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस था, ये किसी प्रोटीन को आपको जो है कोड कर रहा था, यानी किसी अमाइनो एसिड को बता रहा था। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कोई से भी लाइसिन, ठीक है ना। वैसे ATG आपका लाइसिन को कोड करता है या फिर नहीं करता, इस बात का मुझे नहीं पता गाइस, ठीक है ना, इस बात का मुझे नहीं पता। तो मैं इसको सही से लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा AVCDEF, ठीक है ना। मान लो ये कोई आपके न्यूक्लियोटाइड थे, ठीक है। तो ये जो AVC था, ये कोड कर रहा था लाइसिन को, ये कोड कर रहा था लाइसिन को, ये कोड कर रहा था लाइसिन को। तो अब आपको पता होगा, अगर आपने कभी कोडोन के बारे में पढ़ा होगा, कि एक कोडोन, याद रख लेना, एक कोडोन जो होता है आपके जो है एक अमाइनो एसिड को कोड तो करता ही करता है, लेकिन एक से ज़्यादा कोडोन भी एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। क्या कह रहा हूँ, देखो, अगर मान लो कोई आपका लाइसिन है, ठीक है ना, लाइसिन है। तो अब इस लाइसिन को कोड करने के लिए कोई भी AVC, ये कोडोन भी हो सकता है, AVT, ये कोडोन भी हो सकता है, या फिर AVT, ये कोडोन भी हो सकता है। यानी कि अमाइनो एसिड आपका एक ही है, अमाइनो एसिड आपका एक ही है, लेकिन कोडोन जो है एक से ज़्यादा हैं, कोडोन एक से ज़्यादा हैं। तो ऐसा पॉसिबल है। आपको पता होगा टोटल 64 कोडोन होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 64 कोडोन होते हैं। एंड जो कि टोटल मिला करके 22, याद रख लेना,
22 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, 22 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। बट जब स्टार्टिंग में ये बना था तब हम बोलते थे कि जो 64 कोडोन होते हैं ये आपके 20, याद रख लेना, 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे थे। लेकिन जब बाद में डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि 20 की जगह 22 अमाइनो एसिड होते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात। तो मान लो देखो ये आपका जो है लाइसिन को कोड कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ। एंड ये चेंज जो होता है, जो थर्ड जो बेस पेयर है, यानी कि इस कोडोन का जो थर्ड बेस पेयर है यहाँ पर, ये जो है ये चेंज होता है। और हमेशा याद रख लेना, अगर एक कोडोन है कोई सा भी, ये AVC, अगर ये AVC है, अगर ये वाला लास्ट वाला कोडोन अगर आपका चेंज हो जाता है, ये वाला कोडोन चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके जो भी यहाँ पर अमाइनो एसिड बनना होगा वो क्या होगा, वो चेंज नहीं हो पाता, वो एज इट रहेगा। यानी कि इसको मैं कर देता हूँ AVC की जगह अब AVD कर देता हूँ, एंड DEF। तो जो चेंज हुआ है वो कहाँ पर हुआ, तीसरे नंबर पे चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर भी बन क्या रहा है, आपका लाइसिन ही बन रहा है, ठीक है ना, लाइसिन बन रहा है। तो यहाँ पर देखो चेंज तो जरूर मिला देखने को, बट यहाँ पर लाइसिन था तो लाइसिन ही बनना है, लाइसिन था तो लाइसिन देखने को मतलब आपको देखने को मिला है। तो ऐसे प्रकार के जो आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है ना। इसको पूरा नाम क्या है, साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है न्यूट्रल, ठीक है ना, इसके बाद आता है न्यूट्रल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यूट्रल आपका म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन में क्या होता है कि मान लो आपका कोई कोडोन था, ये कोडोन था AVC, ठीक है ना, ABCDEF, ठीक है ना। ये आपका कोई भी क्या था, एक आपका बेस था न्यूक्लियोटाइड का। अब जो चेंज होता है, अब जो चेंज होया है, मान लो यहाँ पर मैं जो हूँ उस चेंज को लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं चेंज करवा देता हूँ। ये आपका कोड कर रहा था लाइसिन को, याद रख लेना, ये कोड किसको कर रहा था, लाइसिन को कोड कर रहा था। ये वाला जो है, ये वाली पूरी की पूरी आपके जो है प्रोटीन, और इसमें से ये जो एक कोडोन है ये आपकी कोड किसको कर दी थी, लाइसिन को। तो यहाँ पर मैं इसको अगर बनाऊँ तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ACC, अब मैंने कर दिया ACC DEF। अब यहाँ पर देखो जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है उसमें चेंज हो गया है AVC, यानी कि ACC आ गया है यहाँ पर। लेकिन लाइसिन था, लाइसिन का नेचर कैसा होता है, बेसिक, लाइसिन का नेचर कैसा होता है, बेसिक। और जो अब अमाइनो एसिड बनेगा, जो इससे अमाइनो एसिड बनेगा वो भी आपका कैसा बनेगा, बेसिक। यानी कि यहाँ पर आ गया है अब हिस्टिडीन, यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया अब आपका हिस्टिडीन, यहाँ पर आ गया हिस्टिडीन। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को, इस प्रकार का जो म्यूटेशन है, यानी कि अगर आपका बेसिक अमाइनो एसिड था उसके बाद आपको बेसिक अमाइनो एसिड का बेसिक अमाइनो एसिड ही मिला है, तो इस प्रकार के चेंज को हम बोलते हैं न्यूट्रल प्रकार का म्यूटेशन, ठीक है ना, न्यूट्रल म्यूटेशन। इतनी बात पता चल रही, यानी कि यहाँ पर जो नेचर था, नेचर कैसा था, नेचर बेसिक था, तो बेसिक ही आपको मिला, चेंज हुआ लेकिन यहाँ पर क्या मिला आपको, बेसिक का बेसिक मिला। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद गाया जाता है आपका मिससेंस, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है, मान लो मैं फिर दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर ATG ना लिख करके मैं इसको लिखूँगा आपका AVC, ठीक है ना, AVC लिखूँगा क्योंकि उससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ABCDEF, ठीक है ना। तो ये जो आपका ये जो कोडोन था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कर रहा था लाइसिन को, ये कर रहा था लाइसिन को। लेकिन अब हुआ इसमें चेंज हुआ और ये बदल गया आपका AFCDEF में, ठीक है ना, AFCDF में, यानी कि सेकेंड अमाइनो एसिड पे यहाँ पर
चेंज आ गया। सेकंड अमाइनो एसिड पे भी चेंज आ सकता है, या फिर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है यहाँ पर भी चेंज आ सकता है। याद रख लेना, मिस सेंस में दोनों जगह चेंज आ सकता है, या तो आपके फर्स्ट बेस पर भी चेंज आ सकता है एंड सेकंड बेस पर भी चेंज आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकंड बेस पर चेंज कर लिया, तो घबराने वाली कोई ऐसी कोई बात है नहीं। अब ये पहले था लाइसिन, लेकिन भाई साहब अब ये बन गया आपका, पहले इसका नेचर भी कैसा था, नेचर था इसका बेसिक, नेचर था इसका बेसिक, लेकिन ये अब बेसिक की जगह बन गया आपका जो है एसिडिक। अब आपका जो है एसिडिक बन गया, और ये कैसा बन गया, तो याद रख लेना, कोई भी आप अगर एसिडिक की बात करो तो एस्पार्टेट, ठीक है ना। लाइसिन था, अब ये बन गया आपका एस्पार्टेट अमाइनो एसिड ये बन चुका है। एंड ये एस्पार्टेट अमाइनो एसिड, इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर है एसिड की, ठीक है ना, नेचर कैसी है, एसिड की। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दोनों चेंज हो गए, यानी पहला बेसिक था, अब यहाँ पर आ गया एसिड। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को आपका बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन बोला जाता है। अब याद रख लेना, यहाँ पर जो है नेचर भी चेंज हो गया, यहाँ पर नेचर भी चेंज हो गया अमाइनो एसिड का। तो यहाँ पर इस प्रकार के चेंज को एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले लाइसिन था, अब आपका जो है एस्पार्टेट आ गया, पहला बेसिक था, अब आपका एसिडिक आ गया। और ये जो आपका न्यूट्रल था, पहले लाइसिन था, फिर हिस्टडीन आ गया, यानी कि बेसिक था, बेसिक का बेसिक ही रहा, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव म्यूटेशन बोला जाता है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद बारी आती है नॉन सेंस की, इसके बाद बारी आती है नॉन सेंस म्यूटेशन की। अब ये नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है, नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है, वो बड़े ध्यान से सुनो भाई साहब, कि यहाँ पर पहले कोई ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। चलो हम एफ तक बना लेते हैं। ये कोड कर रहा था किसको, लाइसिन को। ये कोड किसको कर रहा था, लाइसिन को कोड कर रहा था। बट यहाँ पर आ गया, अब नॉन सेंस की बात आ गई। तो नॉन सेंस में जब कभी भी आपके जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेस है, अगर जब वो रेप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पर स्टॉप कोडोन आ जाते हैं। यहाँ वहाँ पर क्या आ जाते हैं, स्टॉप कोडोन आ जाते हैं। स्टॉप कोडोन आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। आपके स्टॉप कोडोन UAG, UAA एंड UGG, ये आपके स्टॉप कोडोन है। तो जब कोई भी इस प्रकार का यानी कि ये चेंज हो गया, एंड चेंज होने के बाद ये कुछ भी बदल सकता है। AZC कर दिया मैंने इसको, AZCDEF, ठीक है ना, AZCDEF, यानी कि ये जो है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हमारा स्टॉप कोडोन है, ठीक है ना, स्टॉप कोडोन है। तो जब इस प्रकार का स्टॉप कोडोन आ जाए, यानी कि हमारे पास जो है स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं, UAG, UAA, UGG, ये स्टॉप कोडोन है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना। तो जैसे ही ये कोडोन यहाँ पर आते हैं तो हमारा जो है स्टॉप हो जाता है कोई भी रेप्लिकेशन। तो ऐसे प्रकार के म्यूटेशन को हम बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, नॉन सेंस म्यूटेशन। अगर मैं इनिशिएशन आपके अमाइनो एसिड की बात करूँ तो वो होता है AUG। ये कैसा है, ये आपका इनिशिएशन है, ठीक है ना, इनिशिएशन अमाइनो एसिड है। इस बात को मत भूलना। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करी है, ठीक है ना, काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश करी है। अब आपको पता चला कि पॉइंट म्यूटेशन की दो मैकेनिज्म होती है, एक होती है ट्रांजिशन, दूसरी होती है ट्रांसवर्स। ट्रांजिशन में प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पिरामिडिन टू पिरामिडिन, ट्रांसवर्जन में प्यूरिन टू पिरामिडिन एंड पिरामिडिन टू प्यूरिन।
अगर मैं बात करूं कि आपके म्यूटेशन में कहां पर चांसेस ज़्यादा होते हैं, ट्रांसवर्जन में या फिर ट्रांजिशन में, तो याद रख लेना गाइज, आपके जो चांसेस ज़्यादा होते हैं वे चांसेस होते हैं ट्रांजिशन में, यानी कि यहाँ पर म्यूटेशन का जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कंपेयर टू ट्रांसवर्स के। और अगर मैं आपको से पूछूं कि बताइए प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा मिलती है, मतलब म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होती है, तो म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी ट्रांसवर्जन में ज़्यादा होती है। गाइज स्टेटमेंट याद रख लेना, मैं बात करूं कि म्यूटेशन कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, म्यूटेशन कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो म्यूटेशन कहाँ पर ज़्यादा होंगे, ट्रांजिशन फेज में, यानी जब प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पिरामिडिन टू पिरामिडिन जाएगा, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की कि आपको प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना, ये मैं पी बना रहा हूँ, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ट्रांजिशन में कम देखने को मिलती है, ट्रांसवर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि ट्रांसवर्जन में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पर देखो, मैं आपको प्रोबेबिलिटी वैसे तो आगे पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कोई भी प्यूरिन है, प्यूरिन क्या है हमारा, ए हो सकता है या फिर जी हो सकता है, तो ये जो ए जी है, ये जो ए है ये केवल और केवल जी में बदल सकता है, एंड जी जो है ये हमारा क्या में बदल सकता है, ए में बदल सकता है, इतने तो हो सकता है। या फिर अगर हमारा पास पिरामिडिन है तो ये जो सी है ये बदल सकता है आपका टी में, या फिर जो टी है, मैं सही से इसको बना देता हूँ, ठीक है ना, जो हमारे पास टी रहेगा, ये जो हमारे पास टी है ये चेंज हो सकता है क्या में, सी के अंदर, इतनी हमारे पास, यानी कि ये 4 प्रकार की प्रोबेबिलिटी आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्जन की, ट्रांसवर्जन में क्या है, तो देखो हमने कहा क्या कहा कि प्यूरिन की जगह आपका पिरामिडिन आएगा, प्यूरिन की जगह क्या आएगा, पिरामिडिन आएगा, उस बात को याद रख लेना। यानी कि हमारे पास क्या है, अगर ए है तो ये आपका जो है सी में भी बदल सकता है, टी में भी बदल सकता है, ठीक है ना। जी है तो ये क्या में बदल सकता है, ये भी आपका सी में बदल सकता है या फिर टी में बदल सकता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास, ये तो प्यूरिन हो गया, अगर हमारे पास टी है तो ये आपका किस में बदलेगा, ये आपका ए में भी बदल सकता है, ठीक है ना। और अगर हमारे पास यहाँ पर सी है तो ये आपका जी में भी बदल सकता है एंड ए में भी बदल सकता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ट्रांसवर्जन में जो है हमको प्रोबेबिलिटी कितने देखने को मिल रही है, 8 प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है, जबकि ट्रांजिशन में हमको 1 2 3 4 हमको केवल और केवल 4 ही प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि म्यूटेशन आपका कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, म्यूटेशन आपका जो है ट्रांजिशन में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों, तो देखो भाई साहब, आपके शरीर के अंदर रिपेयर सिस्टम होता है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो आपके शरीर के अंदर 3 लेवल पर आपका क्या मिलेगा, आपको रिपेयर सिस्टम मिलेगा। एक तो होता है जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, एक तो वही रिपेयर सिस्टम का काम करता है, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका ये काम होता है कि वो सही न्यूक्लियोटाइड को ही ऐड करे, यानी कि ए के साथ टी को लगाए एंड जी के साथ सी को लगाए। तो पहले तो न्यूक्लियोटाइड, मतलब पहला तो आपकी रिपेयर वहीं से है, पहले तो आपका जो है कन्फर्मेशन, सही कन्फर्मेशन वही है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियोटाइड जो गलत लग गया है तो उसकी प्रूफ रीडिंग हो, उसकी क्या हो, प्रूफ रीडिंग हो, यानी कि प्रूफ रीडिंग, अगर आपके पास में ए की जगह सी लग गया है तो उसको एकदम कट करा जाएगा, यानी कि एकदम पहचाना जाएगा। अगर ए की जगह सी लगा है तो एकदम से पहचाना जाएगा। प्यूरिन की जगह पिरामिडिन लग गया, एकदम से पहचाना जाएगा, तो प्रूफ रीडिंग आएगी। दूसरे लेवल के आपकी रिपेयर। तीसरे लेवल की रिपेयर आती है मिसमैच की रिपेयर। मिसमैच की रिपेयर मतलब मिसमैच, अब आप देखो मिसमैच प्यूरिन टू प्यूरिन को जल्दी ज़्यादा से पहचानेगा या फिर प्यूरिन टू पिरामिडिन को जल्दी ज़्यादा से पहचानेगा। तो याद रख लेना, जो मिसमैच होता है वो जल्दी से पहचानता है प्यूरिन टू पिरामिडिन को से, और यहाँ पर एकदम से मिसमैच काम करेगा, एकदम से आपके जो प्रूफ रीडिंग है वो जल्दी से काम कहाँ पर करेगी, प्यूरिन टू पिरामिडिन। तो इनमें प्रोबेबिलिटी तो जरूर बनी, लेकिन ये तुरंत के तुरंत रिपेयर हो रहे हैं, तुरंत के तुरंत ये क्या हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, यानी कि इनके अंदर रिपेयर सिस्टम ज़्यादा हो रही है प्यूरिन टू पिरामिडिन। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए म्यूटेशन केस आपको अधिकतर कहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन में।
ठीक है, आपको चारों टाइप बता दिए, साइलेंट, न्यूट्रल, मिससेंस, नॉनसेंस। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अगर फ्रेम शिफ्ट की बात करूं तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपके दो प्रकार से हैं, या तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेस का आपका एडिशन हो सकता है या डिलीशन हो सकता है। एंड अब आपका जो पहले ये अगर इस प्रकार से आपका फ्रेम था, तो अब आपका फ्रेम कुछ इस प्रकार से होने वाला है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एडिशन हो सकता है या फिर हो सकता है यहाँ पर डिलीशन हो सकता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है, याद रख लेना। इसके बाद स्पॉन्टेनियसली लेजन पे के ऊपर चलते हैं। ये आपके काफ़ी प्रकार के होते हैं, यानी कि ये हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ, जब हमारे इस समय मतलब जैसे कि हम हैं और ये एकदम से हो जाए, इनके पीछे अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमारा डीएमिनेशन हो रहा है, डीएमिनेशन में क्या होता है कि जो आपका अमीनो ग्रुप होता है वो बाहर निकल जाता है, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और याद रख लेना डीएमिनेशन में अगर एडेनिन का याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एडेनिन का डीएमिनेशन हो रहा है, अगर अमीनो ग्रुप एडेनिन में से बाहर निकल रहा है, तो वो बनेगा हाइपोजेंथिन। वो क्या बनेगा, हाइपोजेंथिन। ग्वानिन का डीएमिनेशन हो रहा है तो ये बनेगा जैंथिन। साइटोसिन का डीएमिनेशन हो रहा है, ये बनेगा यूरेसिल। 5 मिथाइल साइटोसिन का अगर हमारे पास डीएमिनेशन हो रहा है तो ये बनेगा तब थायमिन, ये थायमिन है जो कि आपका कटा हुआ है। तो ये थे डीएमिनेशन, यानी कि जहाँ से आपका NH2 ग्रुप बाहर निकल रहा है। अब इसको अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, जो कि आपका लिए अच्छी बात नहीं है आपको, बट ये बात याद होनी चाहिए। इसके बाद डीप यूरिनेशन में एक्चुअल में क्या होता है वो देखो, हम बात करेंगे डीप यूरिनेशन की। डीप यूरिनेशन में क्या होता है, मान लो ये कोई आपका एक जो है, मैंने यहाँ पर ये बना रहा हूँ, मैं सही करके मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक पेंटोज शुगर मैंने ये यहाँ पर बना दिया, एक पेंटोज शुगर ये हुई, इसके पास ये जुड़ा हुआ है आपका फॉस्फेट, और यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है क्या, एक न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड इससे डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो हालांकि आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड किस में बनता है, ट्रिपल बॉन्ड किस में बनता है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो यहाँ पर याद रख लेना, टी का जब आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन जब आपका G2C कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर एक बेस ये जुड़ा हुआ रहेगा, और इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, इससे आपकी कोई भी एक पेंटोज शुगर जुड़ी हुई मिलेगी इस प्रकार से। और इधर की साइड में क्या है, इधर की साइड में ये जुड़ा हुआ है आपका फॉस्फेट, ठीक है ना, ये है फॉस्फेट। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर प्यूरिन है यानी कि यहाँ पर A हो सकता है और यहाँ पर आपका ये G हो सकता है, A हो सकता है या फिर G हो सकता है। तो अगर यहाँ से आपका ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड का ये जो बेस है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, ये वाला, ये जो डिलीट हो जाएगा, ये जब डिलीट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डीप्यूरिनेशन या फिर डीप्राइमेटिनेशन। अगर प्यूरिन का हो रहा है तो उसको बोलेंगे डीप्यूरिनेशन, एंड आपका अगर पिरामिडिन्स का हो रहा है यानी कि पायरामिडिन्स का हो रहा है तो उसको बोलेंगे डीपायरामिडिन्स। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। और बचेगा क्या, आपका फॉस्फेट बचेगा, एंड इसके बाद क्या बचने वाला है, एक आपकी शुगर चैन बचने वाली है, ठीक है ना, एक शुगर पेंटोज बचने वाली है। और इन दोनों को मिलाकर के ही हम आपका बोल देते हैं एपी साइड, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, एपी साइड, यानी कि ए प्यूरिनेटेड साइट या फिर ए प्राइमिडिनेटेड साइट। ए प्राइमिडिनेटेड एंड ए प्यूरिनेशन इसकी फुल फॉर्म है, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल हो चुका है, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज में क्या होता है, यहाँ पर आपके शरीर के अंदर
आपके काफ़ी सारे रोक्स यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती रहती है। जैसे कि आपका O निगेटिव बन जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन निगेटिव बन जाता है। H2O2 आपके शरीर में बनता रहता है, H2O2 आपके शरीर में बनता रहता है। या फिर जो ओजोन है O3, ठीक है ना, ओजोन लेयर O3 है, यानी कि ये एक प्रकार के रेडिकल है। आपके शरीर में याद रखना जितने भी रेडिकल हैं, अगर फ्री रेडिकल जो है वे कंबाइन करते हैं डीएनए के साथ तो वे ऑक्सीडेटिव डैमेज करवाते हैं। वे क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेटिव डैमेज करवाते हैं और एक प्रकार से डीएनए को ब्रेक कर देते हैं। एक प्रकार से क्या कर देते हैं? डीएनए को ब्रेक कर देते हैं। मान लो यहाँ पर आपका कोई भी ये डीएनए था, अब ये डीएनए था, डीएनए ने क्या काम किया? अब आपको एक बात और बता देता हूँ मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली, ठीक है ना, स्पेसिफिकली। अब आप कहोगे कि सर आप कितनी बात बताते हो, तो भाई साहब देखो जितनी आपके लिए ज़रूरी है मैं इतनी बात बताता हूँ। तो यहाँ पर जब आप डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हो तो ये कहलाती है आपकी मेजर ग्रुप, ये क्या कहलाती है? ये मेजर ग्रुप कहलाती है। एंड ये कहलाती है आपकी माइनर ग्रुप, ये कहलाती है माइनर ग्रुप, यानी कि माइनर। और ये वाली जो ग्रुप होगी, ये जो ग्रुप होगी, ग्रुप बोल देते हैं इसको, ये कहलाएगी मेजर। ये कहलाएगी कैसी? मेजर ग्रुप कहलाएगी। तो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है यानी कि जो रोक्स होता है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होती है वो काम करती है इस माइनर ग्रुप पे, वो काम करेगी इस माइनर ग्रुप पे और यहाँ पर आकर के लगेगी। एंड लगने के बाद इस डीएनए के अंदर जो है इस डीएनए का ब्रेक करवा देगी इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये काम होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज का। और इसके एग्जाम्पल गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने आपको, 8 ऑक्सो, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं। 8 ऑक्सो ग्वाइनिन पहला, दूसरा 8 ऑक्सो एडेनिन, ठीक है ना, दूसरा। इसके बाद 5 हाइड्रोक्सी, एक्चुअली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं इसकी पीडीएफ अभी देखूंगा ना तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। मेरी याद लिखने की नहीं रहते बट अभी याद आ रहे हैं। 5 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर हाइड्रोक्सी है, ये मैं लिख दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो माउस से नहीं लिखा जाता, वैसे लिख दूंगा मैं जैसे ये बना रखे हैं ना, इसको सही करके रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा, यानी कि इसको इस प्रकार से खाने के अंदर कर दूंगा। यहाँ पर ये डंडी टाइप की लगा दूंगा, यहाँ पर ये डंडी लगा दूंगा, यहाँ पर ये डंडी लगा दूंगा, इसको मैं सही से अरेंज कर दूंगा। इसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी जी, और यहाँ ए यहाँ पर आ गया तो बचा आपका सी यानी कि साइटोनिन। एंड 5 हाइड्रोक्सी थायमिन, ठीक है ना, 5 हाइड्रोक्सी थायमिन। इसके बाद फैपी, याद रख लेना, और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि फैपी आपके फैपी जी एंड फैपी ए, ठीक है ना, फैपी जी एंड FAPY है, ये फुल फॉर्म आपको मैं लिख दूंगा, इनकी फुल फॉर्म क्या है? फैपी ए, ठीक है ना, फैपी ए। तो ये है आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज के कुछ एग्जाम्पल गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे इस बार हो सकता है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो इस एग्जाम्पल में से दे करके पूछ लें, या तो ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर ये एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर हम एडेनिन का डीएमिनेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ग्वाइनिन का डीएमिनेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर साइटोसिन का हम आपका डीएमिनेशन करवाएंगे क्या मिलेगा, अगर 5 मिथाइल साइटोसिन का डीएमिनेशन करवाएंगे तब क्या मिलेगा। गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम स्लिपिड मिसपेयरिंग की। स्लिपिड मिसपेयरिंग क्या होते हैं कि मान लो ये आपका डीएनए था, ठीक है ना, ये डीएनए था। वैसे तो ये एग्जाम्पल आपका रेप्लिकेशन एरर का, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल आपका रेप्लिकेशन एरर का। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मान लो ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज इस प्रकार से आपका जो है डीएनए को ऐड करता हुआ चलता है, ठीक है ना, डीएनए को ऐड करता हुआ चलता है। तो एक कंडीशन ये आ जाती है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो अब ये वाला तो देखो टेम्पलेट है, टेम्पलेट को देख के ही आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा।
तो एक कंडीशन ये आ जाती है, ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है ये इस टेम्पलेट से हट जाता है, ये यहाँ से लटक जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। पहला तो ऊपर था सही था, लेकिन ये अब लटक जाता है। तो ये जैसे ही स्लिप हुआ, जैसे ही टेम्पलेट स्टैंड से स्लिप हुआ, तो इसी को बोलते हैं स्लिप्ड मिसपेयरिंग। और स्लिप हो गया तो अब इसके पास देखो, पहला तो सही प्रकार से सूचना थी। मान लो यहाँ पर ए था, यहाँ पर आपका टी था, तो ये यहाँ पर नीचे ये क्या लगवाएगा, नीचे ये ए लगवा रहा था, लेकिन अब ये नीचे लटक गया। अब इसे ऊपर का याद नहीं है, ये थोड़ा बहुत जैसा हम देखते हैं ना तुक्का मारते हैं, तो ये एक प्रकार से तुक्का मारेगा। जो दूसरा नया स्टैंड बना रहा है वहाँ पर आपकी मिसपेयरिंग हो जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाएगी, मिसपेयरिंग हो जाएगी। तो ये स्लिप्ड हो गया है कहाँ से, टेम्पलेट से, तो इसको बोलते हैं स्लिप्ड मिसपेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्लिप्ड मिसपेयरिंग बोलते हैं। फिर बारी आती है आपकी टोटोमेरिज्म की। टोटोमेरिज्म क्या होता है कि आपका मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर प्रोटॉन, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मूवमेंट, ये सारे के सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, चाहे साइलेंट हो, न्यूट्रल हो, मिससेंस हो, नॉन सेंस हो, डिप्रोनेशन हो, स्लिप्ड हो, टोटोमेरिज्म हो, ये सारे के सारे आगे लिखे हुए हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर मूवमेंट करता है। मान लो यहाँ पर मैं एक आपका अमाइनो एसिड, यहाँ पर मैं एक बेस न्यूक्लियोटाइड बना लेता हूँ, ये मैंने पिरामिडीन का बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होता है, आपको पता है, ये जंप करेगा इधर आ जाएगा, इधर का हाइड्रोजन जंप करेगा इधर आ जाएगा, इधर का हाइड्रोजन जंप करेगा इधर आ जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन बोल लो या फिर आप इसको प्रोटॉन बोल लो, जब इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो AT के बीच में AT के बीच में डबल बॉन्ड बनना था। कितने बॉन्ड बनने थे, डबल बॉन्ड बनने थे। तो अब यहाँ पर अब हो गया क्या, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि यहाँ पर एक और बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ गया। तो अब अगर ये 3 हाइड्रोजन देखेगा तो ये टी को लगाने में थोड़ा कंफ्यूज आएगा, यानी कि ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये कहेगा यार 3 बॉन्ड है, तो मैं इसकी जगह ए नहीं लगाता, मैं इसकी जगह जी लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आपका जो है मिसपेयरिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप इतनी बात याद रख लेना। तो जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन जो होते हैं वे आपका रिप्लेसमेंट होते हैं, यानी कि वे मूव करते हैं। इतना आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद बारी आती है गाइज, ये था आपका ऊपर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इसके बाद बारी आती है इंडक्शन की। इंडक्शन में क्या होता है, जो अपने हमारे द्वारा कराए जाते हैं, जो जानबूझ करके म्यूटेशन करवाए जाते हैं किसी दुश्मन के। आप देखते होंगे डेडपूल कैसे बना, दुश्मन की वजह से, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का, यानी कि जो हम इंड्यूस करवा रहे हैं, इस प्रकार के म्यूटेशन को हम बोलते हैं इंडक्शन म्यूटेशन, ठीक है ना। और इनको करवाने के लिए कोई भी बाहर का म्यूटाजन होगा, बाहर का म्यूटाजन हो सकता है। अब ये जो आपके इंडक्शन होते हैं ये बाय द ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। और ये होते किसके कारण हैं, ये कोई एक खतरनाक म्यूटेशन होता है, ये एक खतरनाक म्यूटेंट होता है। खतरनाक क्या होता है, म्यूटेंट होता है, जो कि आपका ये म्यूटेशन कोज करवाता है, तो यहाँ तक तो गाइज हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या है। अब देखो हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं म्यूटाजेंस को, कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं जो कि रियल में आपके कोच करवा रहे थे म्यूटेशन। तो गाइज ये डायग्राम, ये आपकी स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो म्यूटेशन आपका फिजिकल हो सकता है या फिर केमिकल्स हो सकता है। फिजिकल हो रहा है तो वो आपका लाइट हो सकता है उसमें, ठीक है ना, लाइट के थ्रू हो सकता है। अब लाइट 2 प्रकार की होती है, एक होती है वैसे तो लाइट विब और आप पढ़ते हो, ठीक है ना, लाइट कई प्रकार की होती है, लेकिन 2 प्रकार की जो है उसमें आपको म्यूटेशन कोच करवाती है। वे कौन कौन सी होती हैं, या तो आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है। आयनाइजिंग रेडिएशन को हम कोल्ड रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना, कोल्ड रेडिएशन के नाम से भी जान सकते हैं। तो आपको दोनों नाम दे सकता है, या तो कोल्ड दे दे या फिर आपको जो है हॉट दे दे। नॉन आयनाइजिंग को हम हॉट रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम हॉट रेडिएशन, ठीक है। और अगर मैं अब बात करूँ एग्जाम्पल की, कि आयनाइजेशन रेडिएशन में एक्सरे हो सकता है, गामा रेज हो सकती है एंड कोस्मो रेज हो सकती है, ठीक है ना, जो कि आपकी अंतरिक्ष में होती है, जो कि आपकी कहाँ पर होती है, अंतरिक्ष में होती है।
तो ये जो आपकी जितनी भी चाहे आयनाइजिंग रेडिएशन जितने भी हो, एक्सरे हो, गामा हो या फिर कोस्मोज हो, वे क्रोमोसोम्स के अंदर ब्रेक करवाती हैं, यानी कि वे क्या करवा रही हैं, ब्रेक डाउन करवा रखी हैं। और ऐसा पूछा जाता है कि बताइए अगर आयनाइजेशन म्यूटेशन होगा तो वहाँ पर क्या आपका होने वाला है। ठीक है, इतनी बात आपसे पूछी जाती है। एक्चुअली मेरा जूस रखा था और ये जो है कैड़ा सा हो गया है, और कैड़ा होने के बाद कड़वा भी हो गया है। ठीक है ना, तो मैं अब इसको पीऊँगा नहीं। तो यहाँ पर देखो, आगे देखो, बात करते हैं नॉन आयनाइजिंग में। नॉन आयनाइजिंग में आपका यूवी रेज आती है, और आपको भी पता होगा कि यूवी रेज 3 प्रकार की होती है। यूवी रेज 3 प्रकार की होती है, यूवीसी, यूवीबी एंड आपका यूवीए। ये जो यूवीसी होती है ये आपकी जो है ओजोन जो परत होती है, जो ओजोन परत होती है उसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, यानी कि उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो 0 to 100 या फिर 180 आप इसको कह सकते हो। ठीक है ना, नैनोमीटर, 180 नैनोमीटर। एक्चुअली मैं रेंज मुझको अभी इसकी याद नहीं आ रही, तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, तो मैं यहाँ पर रेंज काट देता हूँ। यानी कि ये जो यूवीसी होती है ये ओजोन के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और इसके बाद 2 ये जो यूवीबी एंड यूवीए होती है ये ही हमारी आती है अर्थ के पर। ठीक है ना, यही आती है अर्थ पे, जो कि मोस्टली रीजन होता है फिजिकल के अंदर। मोस्टली रीजन होता है आपका कहाँ पर, आपका जो है हमारे अंदर ये म्यूटेशन कोज करवाती है। आप देखते होंगे जहाँ आप कह रहे हैं कि एक टर्म आपने सुनी होगी कि ओजोन डिप्लीशन। ठीक है ना, ओजोन डिप्लीकेशन क्या होता है, तो वहाँ पर कि ओजोन परत जो है वो हटती जा रही है, और जैसे जैसे ओजोन परत हटती चली जाएगी यूवीसी डायरेक्ट अंदर आएगी एंड ये म्यूटेशन कोज करेगी। तो अब सवाल पूछे जाते हैं कि ओजोन परत कहाँ पर नहीं पाई जाती। तो याद रख लेना, जो ओजोन परत होती है ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पोल होते हैं, यानी कि यहाँ पर, ये जो पोल है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो है ओजोन परत नहीं है। यहाँ पर अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये खाली खाली मिलेगा, यहाँ पर आपको ओजोन परत देखने को नहीं मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पर सन की किरणें डायरेक्ट आ रही हैं, तो यानी कि जो यहाँ पर गया उसको कैंसर होने वाला है, कैंसर होगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, एक तो कारण ये होता है कि हम पोल पर सवाल पूछा जाता है कि पोल पर हम सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते, जो अर्थ होती है, अर्थ के पोल पर हम सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते हैं। तो एक तो कारण होता है कि वहाँ पर जो है यूवीसी जो है डायरेक्ट आ रही है, और भी जो कॉस्मिक रेज हैं वे भी डायरेक्ट आ रही हैं। ठीक है ना, वे भी डायरेक्ट आ रही हैं। दूसरा रीजन, यहाँ पर जो ये पोल होता है, ये पोल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो सूर्य की किरण होती है उनको आने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि 8 मिनट के या फिर 8 सेकंड जितने भी हो इतने मिनट के अंदर जो है आपकी सूर्य की किरण आ जाती है। लेकिन सूर्य की किरण आती है, आपको पता है पृथ्वी भी घूमती है, सूर्य भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य जब यहाँ से मान लो सूर्य निकला है तो ये यहाँ तक कि अपनी लाइट मतलब प्रदान करेगा। जैसे जैसे ये पृथ्वी जो है घूमती जाएगी, यानी कि ये जो है अब जो है लाइट यहाँ पर पहुँच जाएगी। लेकिन इसका जो हमारी अर्थ होती है उसका आधा भाग ऐसा होता है जहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती। ठीक है ना, और जो ये पोल होते हैं ना भाई साहब, ये वाले ये घूमते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि वो कभी हज़ारों साल में एक बार आता है जब यहाँ पर सूर्य की किरण पहुँचती है। ठीक है ना, यहाँ पर सूर्य की किरण पहुँचती है। तो इसलिए ये जो इलाका है ये बहुत ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए आपको पोल पर जो है वहाँ पर अधिक से अधिक ठंड देखने को मिलेगी। जो किरणें हैं पहुँच ही नहीं पाती भाई साहब, ठीक है ना, पहुँच ही नहीं पाती। तो चलो ये हमारा विषय नहीं है, अभी हम फिलहाल म्यूटेशन पढ़ लेते हैं, तो म्यूटेशन पर चलते हैं। तो जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है उसके जो एग्जाम्पल है वो है यूवी रेज। ये CVA हो सकती है, C ओजोन के द्वारा आपकी जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जबकि B एंड A पृथ्वी पर आती है जो कि म्यूटेशन कोज करती है। और याद रख लेना यहाँ पर ये क्या बनाती है, थायमीन डायमर बनाती है।
यानी कि थायमिन डाइमर बनाती है। जब हम रिपेयर सिस्टम देखेंगे तब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस थायमिन डाइमर को हम फोटोलाइज मैकेनिज्म से जो है रिपेयर करते हैं। इसके बाद साइटोसिन टू साइटोसिन आपकी जो है क्या बनाने वाली है, ये जो है आपकी जो है वो डाइमर बनाएगी साइटोसिन टू साइटोसिन। तो अभी तक आपने अपनी लाइफ में थायमिन टू थायमिन डाइमर पढ़ा होगा, बट अब आप पढ़ोगे जब हम रिपेयर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा मैं कि साइटोसिन डाइमर भी बनता है और इन दोनों को किस प्रकार से सही किया जाता है। एक्चुअली जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको टीचर ने एक बात बोली होगी कि अगर आप एलएफ के अंदर काम करते हैं, अगर आप एलएफ के अंदर काम करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो के अंदर काम करते हैं, तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को जब आप यूवी के अंदर रखते हो, एलएफ में यूवी लाइट लगी हुई होती है, और अगर इसको 30 मिनट के लिए एक्सपोज कर देते हो तो जो बैक्टीरिया की ऊपर की परत होती है ये मर जाती है, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं जो भी आपके टीचर रहेंगे। और फिर आपसे एक बात और कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि अगर फिर इसको हम सन की लाइट में रख देंगे, इस हमने पैटेड डिस्क को उठाया और पैटेड डिस्क को उठा करके सनलाइट में रख दिया, तो ये जो बैक्टीरिया है ये दोबारा से जन्म ले लेते हैं, ये दोबारा से इनका मतलब ये सरवाइव कर जाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि बैक्टीरिया मर गए, मरने के बाद उन्होंने जैसे सन की लाइट में रखा वे जिंदा हो गए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो जब मैं आपको थायमिन डाइमराइजेशन पढ़ाऊंगा या फिर साइटोसिन टू साइटोसिन का डाइमराइजेशन पढ़ाऊंगा कि इनकी रिपेयरिंग कैसे होती है, तब मैं आपको ये प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है ना, कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है। कि बैक्टीरिया पहले तो यूवी लाइट रखी तो मर गए यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही सन लाइट रखी तो वहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया ने जो है बैक्टीरिया जिंदा हो गए। तो ये तो एक नई कहानी है कि पहले मर गए फिर जिंदा हो गए। इसके पीछे का रीज़न क्या है तो मैं आपको बताऊँगा, आपको कहाँ पर, जब हम रिपेयर सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद रिपेयर सिस्टम की बारी है। फिर इसके बाद आती है केमिकल, ठीक है ना। अब आता है केमिकल, और केमिकल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस एनालॉग। ये बेस एनालॉग क्या होते हैं, ये आपके मतलब साइमल्टेनियसली स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, जिस प्रकार से जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, उसी प्रकार से बेस एनालॉग होते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप देखते होंगे कि जो आपका ए है, एडेनिन है, ग्वाइनिन हो, साइटोसिन हो, थायमिन हो, इनके जैसे ही कुछ केमिकल होते हैं, इनके जैसे ही कुछ केमिकल होते हैं। अगर ये केमिकल आपके शरीर में गए तो वे डिफरेंट टाइप के आपके म्यूटेशन कोज करते हैं। वे केमिकल कौन कौन से होते हैं, पहला आपका 5 प्राइम ब्रोमोयूरेसिल, ठीक है ना, 5 प्राइम ब्रोमोयूरेसिल, ये एनालॉग होता है, यानी कि ये जो है ये स्ट्रक्चरली सेम होता है थायमिन के, और ये कोच कराता है ATGC ट्रांजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, याद रख लेना। ये जो केमिकल होते हैं मोस्टली चाहे तो बेस एनालॉग हो या फिर बेस मॉडिफाई हो, ये दोनों के दोनों ट्रांजिशन म्यूटेशन कोच करवाते हैं। आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है ना, या तो डायरेक्ट आपसे ऐसा पूछा जाएगा बेस एनालॉग या फिर बेस मॉडिफायर आपके किस प्रकार का म्यूटेशन करवाते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, या फिर पॉइंट म्यूटेशन के अंदर ही ट्रांजिशन म्यूटेशन, ट्रांसवर्स म्यूटेशन, किस प्रकार का। तो याद रख लेना, ये ट्रांजिशन म्यूटेशन कोच करवाते हैं। किस प्रकार का, ट्रांजिशन म्यूटेशन कोच करवाते हैं। इसके बाद आप देखो बेस एनालॉग्स पढ़ रहे हैं। 5 ब्रोमोयूरेसिल जो होता है एनालॉग होता है थायमिन के, ये ATGC ट्रांजिशन म्यूटेशन करवाता है। इसी की तरह एक दूसरा म्यूटेशन होता है जिसको बोलते हैं 2 प्राइम अमीनोप्यूरिन, ये एनालॉग होता है आपके एडेनिन के, ये एनालॉग होता है एडेनिन के, एंड ये भी आपका ATGC म्यूटेशन कोज करवाएगा, ठीक है ना, ATGC म्यूटेशन कोज करवाएगा। इसके बाद आते हैं बेस मॉडिफायर। बेस मॉडिफायर क्या होते हैं, एक्चुअल में जब कोई आपका अमाइनो एसिड होता है, मान लो ये आपका कोई ये क्या है, ये आपका कोई भी बेस न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बेस है, ठीक है ना। अब अगर इसके ऊपर कोई भी हम मॉडिफाई कर दें, यानी कि हम इसके अंदर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दें, या फिर इस मिथाइल ग्रुप को जो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था इस एडेनिन के अंदर, इस साइटोसिन पर होता है, याद रख लेना। जो मिथाइल ग्रुप होता है वो कहाँ पर होता है, साइटोसिन पर होता है। मान लो साइटोसिन के पास आपका मिथाइल ग्रुप था, एंड इस साइटोसिन, ये जो साइटोसिन है इसके मिथाइल ग्रुप को हम रिमूव कर दें, यानी कि यहाँ से हटा दें, बाहर निकाल दें। तो एक प्रकार से हम मॉडिफाई कर रहे हैं, एक प्रकार से हम जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेस है उनके अंदर चेंज कर रहे हैं।
तो ऐसे चेंज को गाइज हम बोलते हैं बेस मॉडिफायर, और ये आपके एल्कलाइटिंग एजेंट के थ्रू भी हो सकते हैं, डीएमिनेटिंग के थ्रू भी हो सकते हैं, एंड आपके मिसलेनियस भी हो सकते हैं। तो याद रख लेना, जो आपके एमएमएस मिथाइल मिथाइल सल्फेट, ईएमएस इथाइल मिथाइल सल्फेट, HNO2 हाइड्रोक्सी अमीन यानी कि NH2OH, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको NH2OH, ठीक है ना, ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी अमीन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको GC80 ATGC ATGC GC80, अभी ATGC क्या है, GC80 क्या है, तो भाई साहब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही जगह आ जाएगा T, एक ही जगह आ जाएगा T, एंड T की जगह आ जाएगा G। तो ये अगर ये चेंज आपको मिल रहा है, ये चेंज अगर इस प्रकार से मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं आपका, यहाँ पर देखो प्यूरिन था, G आ गया प्यूरिन, प्यूरिन से प्यूरिन आया, यहाँ पर क्या हुआ, आपको क्या मिला, ट्रांजिशन। टी था, प्रामिडीन था, प्रामिडीन यहाँ पर टी की जगह जी आ गया, यानी कि ये वाला ये इसको यहाँ इसकी जगह इस टी की जगह ये सी आ गया, तो टी सी प्रामिडीन टू प्रामिडीन था, यानी कि ट्रांजिशन, ठीक है। जी था, ये जी की जगह आ गया आपका ए, तो प्यूरिन टू प्यूरिन आ गया, क्या मिलेगा आपको, ट्रांजिशन। सी की जगह टी आ गया, क्या मिलेगा आपको, ट्रांजिशन। तो याद रख लेना, जब इस प्रकार का चेंज होता है, तो इस प्रकार का चेंज किस में हो रहा है, 5 ब्रोमो यूरेसिल में एंड 2 अमीनोप्यूरिन में ATGC चेंज होता है, जो कि आपसे पूछा जाता है गाइज, ठीक है ना। ये कैसा होता है, ट्रांजिशन, ये कहलाता है ATGC ट्रांजिशन, ठीक है ना। पूरा नाम अगर यहाँ पर लिखूँ, ATGC ट्रांजिशन इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर बेस मॉडिफायर में याद रख लेना, MMS एंड आपका हाइड्रोक्सिल अमीन, MMS एंड हाइड्रोक्सी अमीन, ये जो दोनों होते हैं, ये GC80 आपका जो है चेंज करवाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये GC80 ये GC80, अब ये बात तो एक ही है, तो भाई साहब बात एक नहीं है, ये ओरिजिनल है, जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है ना, ये आपका ओरिजिनल था, और ओरिजिनल की जगह ये जो है अब ये चेंज आया, लास्ट में ये था, ये चेंज है, पहला ओरिजिनल 80 था, लेकिन अब ओरिजिनल GC है, यानी कि जो चेंज आया वो GC का आ गया, या फिर इधर की साइड में ये लिखा जाता है चेंज, ठीक है ना। ये है चेंज, ये है ओरिजिनल, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो अब याद रख लेना, MMS एंड आपका हाइड्रोक्सिलामीन, MMS एंड हाइड्रोक्सीअमीन, ये दो GC80 होते हैं, ये दो GC80 होते हैं, यानी कि इनमें ट्रांजिशन कैसा होगा, GC80 ट्रांजिशन होगा। बाकी चाहे आपके बेस एनालॉग हो, यानी कि 5 ब्रोमो यूरेसिल हो, 2 अमीनोप्यूरिन हो, या फिर आपका EMS हो, इथाइल मिथाइल सल्फेट हो, HNO2 हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे ATGC आपके ट्रांजिशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रखना। इसके बाद आती है इंटर कलेक्टिंग एजेंट की बारी। इंटर कलेक्टिंग एजेंट क्या होते हैं, मान लो ये आपका कोई भी क्रोमोसोम्स है, ये आपका कोई भी DNA है। अब यहाँ पर क्या है, ये DNA फिर मैंने दोबारा से ऐसा बना दिया, ये इसकी मेजर ग्रुप, ये इसकी मेजर ग्रुप, एंड ये इसकी ये इसकी माइनर ग्रुप, ठीक है ना। ये इसकी कौन सी हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी माइनर ग्रुप, माइनर। तो जो इंटर कलेक्टिंग एजेंट होते हैं, वे आपका माइनर ग्रुप में आकर के अटैच होते हैं, और ये क्या करवाते हैं, ये जितनी भी डाई होती है, चाहे आपकी ETVR डाई हो, ऑरेंज हो, आपके एक्रिडीन ऑरेंज हो, प्रोफ्लेविन हो, एक्रोफ्लेविन हो, या फिर इसके अलावा होस्ट रेडिस परोक्सीडाइज डाई हो, ठीक है ना, जितनी भी प्रकार की डाई आपने सुनी है, वे सारी की सारी कोच करवाएगी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, वे सारी की सारी क्या करवाएंगी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की। जबकि अगर वेस एनालॉग एंड वेस मॉडिफायर की बात करूं, तो ये करवा रहे थे आपको पॉइंट म्यूटेशन, ये क्या करवा रहे थे, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन आपको मैंने क्या में पढ़ाया, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर पढ़ाया है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका जो है पूछा जाता है, ठीक है ना, यहीं से आपका पूछा जाता है। फिर कुछ रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड के अंदर जो है आपको डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है ना, रिपीटेड हुए एंड रिपीटेड की वजह से आपको डिजीज देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड है, मान लो ये इतना न्यूक्लियोटाइड था, और आपको CAG बार बार देखने को मिल रहा है,
तो वहाँ पर आपकी जो है डिजीज होती है। डिजीज का नाम कुछ इस प्रकार से है, स्पाइनल या फिर वुल्वर मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट सेरेब्रल अटैक्सिया, हंटिंगटन डिजीज, या फिर आपका डेंट्रोरोवरा पैलिडोलॉइसियन एट्रोफी। ठीक है ना, नाम याद करोगे तो मुंह में फंस जाएंगे। तो सबसे बढ़िया याद है, मैंने इसको अभी तक याद कर रखा है कि आपके अगर अटैक्सिया, किसी शब्द के किसी डिजीज के पीछे अटैक्सिया एंड अगर आपका एट्रोपी लग गया तो वो समझ लो CAG के रिपीटेशन के कारण हो रहा है। ठीक है ना, CAG एंड आपका CAG के रिपीटेशन के कारण हो रहा है, अगर किसी के पीछे अटैक्सिया या फिर एट्रोपी लगी। अब इसमें हंटिंगटन डिजीज बची है जो कि मैं याद कर सकता हूँ, सिंपल भी है इजी भी है कि CAG है मतलब हंटिंगटन डिजीज। CGG की जब बारी आती है तो इसमें 2 सिंड्रोम आते हैं। ठीक है ना, CGG की जब बारी आती है तो 2G है, 2G मतलब 2 सिंड्रोम, 2G मतलब 2 सिंड्रोम। बेस सिंड्रोम कैसे फ्रेजाइल सिंड्रोम हो सकते हैं या फिर आपके जैकोब्सन सिंड्रोम हो सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद CTG यानी कि एक G आ रहा है, एक ही डिजीज होने वाली है, यानी कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, याद रख लेना डिस्ट्रोफी। ठीक है, इसके बाद CAA, यहाँ पर एक अटैक्सिया आ जाता है, याद रख लेना CAA, यहाँ पर सबसे लास्ट में A आ गया है। ठीक है ना, 2 A है बट यहाँ पर एक ही अटैक्सिया है, तो इस बात को याद रख लेना। मैंने तो इसी बात से ये डिजीज याद रख रखी है, ये आपसे पूछी जाती है गाइस। ठीक है ना, कि फ्रेडरिक अटैक्सिया किसके रिपीटेशन से मिलती है, या फिर आपको जैकोब्सन सिंड्रोम या फिर फ्रेजाइल हंटिंगटन डिजीज, ये किसके आपको सीक्वेंस से मिलती है। अब बारी आती है डेफिनेशन की। तो गाइस देखो, डिलीशन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पर ये सारी के सारी, इन्वर्जन क्या होता है, रिंग क्या होती है, आइसोक्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है एक आपके पैराग्राफ की। मोनोप्लॉइडी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होती है, आपके डाइसोमी क्या होती है, इनको पढ़ लेना आप अपनी तरफ से। ठीक है ना, इनको अपनी तरफ से पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कुछ डिजीज लिखी हुई हैं, वे भी पढ़ लेना। ठीक है ना, एग्जाम्पल और डिजीज याद रख लेना। जो आपके ट्राइसोमी, मोनोसोमी, इनके एग्जाम्पल है, ये तो जरूर याद रख लेना। आपकी एनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, मोनोसोमी, इनके एग्जाम्पल क्या है, ये चीज़ याद रख लेना। बाकी जो इधर में बच गई है, जो यहाँ पर डेफिनेशन बच गई हैं, वे डेफिनेशन आपके कुछ ये लिखी हुई है कि आपकी स्प्लाइस साइट किसको बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, साइलेंट क्या होता है, नॉन सेंस क्या होता है, मिस सेंस क्या होता है, ये सारी की सारी आपकी लिखी हुई है। कुछ डेफिनेशन आपकी ये हैं तो इनको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद पॉइंट म्यूटेशन देखो 4 प्रकार का बताए थे आपके, साइलेंट, नॉनसेंस एंड मिस सेंस। आपके जो है यहाँ पर न्यूट्रल छोड़ दिया है, एक्चुअल में जो है न्यूट्रल यहाँ पर छोड़ दिया गया है, बट मैंने आपको समझा दिया गया है आपको। ठीक है ना, जो पॉइंट म्यूटेशन होता है उसमें 2 डिजीज याद रख लेना, एक तो होती है सिकल सेल एनीमिया एंड दूसरी होती है आपकी थैलेसीमिया। दूसरी कौन सी होती है, थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया एंड आपका जो है सेल एनीमिया, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में दोनों अच्छे से बता रखी है कि कौन से, अगर किस चीज़ में म्यूटेशन हो रहा है तो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है ना, यानी कि गैग गुक का आपको मैंने बता रखा, वैलिन की जगह क्या आ जाए कि आपका म्यूटेशन हो जाता है, तो मैंने सब चीज़ आपको बता रखी है। ठीक है ना, सब चीज़ मैंने आपको बता रखी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ट्रांजिशन कब होता है, ट्रांजिशन कब होता है, ट्रांसवर्स कब होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता रखा है। अब ये डायग्राम देखो ऐसे क्यों है, जिसको ना पता हो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब देखो, ये तो आपका ट्रांजिशन शो कर रहा है, ये आपका ट्रांजिशन टू ट्रांजिशन, ये आपका ट्रांसवर्स टू ट्रांसवर्स शो कर रहा है। और देखो ये जो आपको ये वाली लाइन चमक रही है, इसका मतलब है कि ट्रांजिशन से ट्रांसवर्स भी हो सकता है एंड ट्रांसवर्स से ट्रांजिशन भी हो सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसलिए ये कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फ्रेम म्यूटेशन की। फ्रेम म्यूटेशन में यानी कि पहले का फ्रेम ये था, बट यहाँ पर अब शिफ्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मिसिंग यूरेसिल यहाँ पर मिसिंग हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डिलीशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिलीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो है, पहले ये स्टॉप कोडोन बना रहता है UAA, बट ये अब क्या बनेगा, यहाँ पर GCU बनेगा, और ये जो है दूसरा जो है यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी, यहाँ पर भी UAA नहीं बना पाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिलीशन भी हो सकता है, यहाँ पर आपका इंसर्शन भी हो सकता है, यानी कि एडिशन भी हो रहा है। यहाँ पर देखो यू को ऐड कर दिया जाता है एंड आपका न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर, यानी कि पूरा का पूरा याद रख लेना। यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा एक कोडोन निकाल दिया जाता है। याद रख लेना, जब आपका चेंज होगा या तो एक कोडोन निकलेगा, या तो एक कोडोन निकलेगा, या फिर आपका जो है एक न्यूक्लियोटाइड बेस निकलेगा। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, यहाँ पर और अच्छे से समझा रखा है। अब इसके बाद हमारा म्यूटेशन हो गया है कंप्लीट। जो कुछ पूछा जाना था, डेफिनेशन हो कुछ भी हो, वो आपसे पीछे से पूछा जाता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिपेयर सिस्टम की, ठीक है ना। रिपेयर सिस्टम की बात करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे कि अगर डबल स्टैंड में ब्रेक हो रहा है कौन कौन सी रिपेयर सिस्टम काम करेगी, सिंगल स्टैंड में म्यूटेशन हो रहा है तो कौन कौन सी रिपेयर सिस्टम काम करेगी, डायरेक्ट रिवर्जन क्या होता है, डैमेज रिमूवल क्या होता है, डैमेज बाईपास क्या होता है, ठीक है ना, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग क्या होती है, इनके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है, कितने टाइप की प्रोटीन होती है, कौन सा काम क्या करती है, वो सारी के सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो गाइज यहीं पर मैं इस लेक्चर को अपना बंद करता हूँ, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थोड़ा जो है याद करते रहना। और एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि अब जो है मैं आपका बायोकेमिस्ट्री से रिवीजन नहीं, आपके जो है मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है ना। रिवीजन नहीं, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो तैयार रहना। मैं आपको व्हाट्सअप पे मतलब ग्रुप में बता दूंगा कि कब से मैं आपका रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।